तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और श्री विद्या एस्ट्रोलॉजी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से हम किसी का फ्यूचर, किसी के हेल्थ इश्यूज, जॉब के बारे में, शादी के बारे में, जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्यूचर में होने वाले घटनाओं के बारे में हम प्रकाश डाल सकते हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच जो है एस्ट्रोलॉजी का वो है प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। और आज का जो टॉपिक है उसी के ऊपर बेस्ड है। टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है, प्रोस्पेरिटी एंड एनहिलेशन ऑफ हाउसेस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो हमें सभी को पता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टोटल 12 हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस, है ना। तो 12 हाउसेस में जो भी आपका पहला हाउस है उसको लग्न भाव कहते हैं ना। किसी के कुंडली में यहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो फर्स्ट हाउस है। और ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है। इसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हाउसेस बढ़ता जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये जो हाउसेस हैं एक्चुअल में ये अच्छा रिजल्ट देंगे या बुरा रिजल्ट देंगे, सभी का क्वेश्चन जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी प्रश्न के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे मानिए किसी ने आपको कहा कि जी मेरा हायर एजुकेशन कैसा होगा, तो इसका मतलब है कि इनमें से एक ऐसा हाउस है जो हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैं अगर आपको पूछूंगा तो आप फट से कहोगे सर ये आपका हायर एजुकेशन का हाउस है। तो मैं उस हाउस को देख के बता सकता हूं कि उस इंसान का हायर एजुकेशन कैसा होगा। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी इतना सिंपल होता तो हर सवाल का एक ही आंसर मिलता। लेकिन सब सवाल का आंसर करने से पहले एस्ट्रोलॉजी में जो तीन चीजें हैं उस कॉन्सेप्ट को सभी को समझना होता है। हाउस क्या कह रहा है, उसके बाद उस हाउस के स्वामी क्या कह रहे हैं, और उस हाउस के ऊपर कौन कौन से प्लानेट बैठे हुए हैं। फिर जब डीपर लेवल पे जाते हैं तो प्लानेट कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, प्लानेट का डिग्री क्या है, प्लानेट कौन से अवस्था में है। प्लानेट को अगर हम लोग D60 में देखेंगे तो उसके लिए डेटी कौन सा होगा। इसका मतलब है जैसे समुंदर का गहराई आपको मापना होता है तो आप समुंदर के सरफेस लेवल से बहुत डीप लेवल तक 3,000 4,000 मीटर तक नीचे जा सकते हो। लेकिन एस्ट्रोलॉजी हमेशा शुरुआत सरफेस से होता है। तो सरफेस क्या है, ये आपके हाउसेस हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी पे है कि पहले आपको ये जानना है कि ये जो हाउसेस हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये हमें प्रोस्पेरिटी यानी लाइफ में किसी तरीके का अच्छा फल देंगे, या एनहिलेशन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, या बुरा फल देंगे, है ना। फोर्थ हाउस से हम खुशी देखते हैं। तो अगर फोर्थ हाउस आपका अच्छा है तो डेफिनेटली आपको जान वाहन का सुख मिलेगा, आपके घर में पीस होगा, आपका घर भी आलीशान होगा, सुंदर होगा, और घर का माहौल जो है वो दिव्यतापूर्ण होगा। इसका मतलब है पीस, ट्रैंक्विलिटी, क्लीनलीनेस, ये सारे चीजें आपके मन में भी रहेगा और घर पे भी रहेगा। अगर मानिए उसी हाउस का कंडीशंस ऐसा है कि जिसमें मैं कहूँगा हाउस का जो भाव है या जो फल है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, एनिहिलेट हो रहा है, इसका क्या मतलब है, घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल है, आप घर के लिए किसी कर्ज में फंसे हुए हो, गाड़ी वगैरह का सुख आपको मिल नहीं रहा है, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, लोन को लेके इश्यूज होता है। इसका मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो फोर्थ हाउस का रिजल्ट है वो अगर पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है। किसी का भी प्रेडिक्शंस करने के लिए हमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड हाउस का नेचर को स्टडी करना होता है, ये कॉमन सेंस है ना। तो आज हम उसके बारे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी का रूल्स क्या कहते हैं और कैसे पता चलेगा एक पर्टिकुलर हाउस मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, उसका फल कथन करने का तरीका के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, अगर आपको हाउसेस को एनालाइज करना है यानी एक हाउसेस के बारे में जानना है तो सबसे पहला काम है उस हाउस का रिजल्ट कौन कौन से टॉपिक पे आपको मार्गदर्शन देता है वो जानना चाहिए। जैसे मैं कहूँगा फर्स्ट हाउस, तो रिजल्ट जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाउस कौन कौन से रिजल्ट को प्रोवाइड करता है। तो मैं कहूँगा फर्स्ट हाउस आपके हेल्थ को बताता है ना। फर्स्ट हाउस आपके जो मेंटल एबिलिटी है
उस मेंटल एबिलिटी को भी बताता है। फर्स्ट हाउस आपके स्टेटस को भी बताता है। फर्स्ट हाउस आपके लाइफ में जो भी घटनाएं आप एक्सपीरियंस करेंगे, वो सारे चीजों का एक पर्सनलाइज्ड हॉरोस्कोप आपको बना के देता है कि इस इंसान का सोशल स्टेटस ये है, इसका लाइफ में जो गुण है वो गुण इस तरीके का है, फिजिकल फीचर्स इस तरीके का है। तो इसीलिए ये सारे गुण जो है हमारे दिमाग में होना चाहिए कि पर्टिकुलर हाउसेस कौन कौन से चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि कोई भी हाउस है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट्स रहते हैं। इसीलिए कई लोगों को सेम हाउस से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट्स मिलता है, तो कई लोगों को सेम हाउस से रिलेटेड बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स मिलता है। फॉर एग्जांपल सेवेंथ हाउस, वहां से हम पार्टनरशिप को देखते हैं, वहां से पर्टिकुलरली आपका जो मैरिड स्पाउस है उसको देखा जाता है। तो आपके स्पाउस का नेचर कैसा होगा, स्पाउस के साथ आपका कंपैटिबिलिटी कैसा होगा, आपके मैरिज में हैप्पीनेस होगा या नहीं होगा, उसका प्राइमरी हाउस सेवेंथ हाउस है। लेकिन जैसे जैसे उसमें कुछ गुण आप मिलाने जाते हो, तो फिर आप उस हाउस को केंद्र में रख के कई सारे चीजों को स्टडी करते हो। सिर्फ हाउस को स्टडी करने से भी आपको सारा रिजल्ट मिलता नहीं। कोई प्लानेट भी ऐसा होता है जो उस हाउस के लिए कैप्टन की तरह बिहेव करता है, वो उसका सबसे बड़ा लीडर होता है। जैसे कोई रिलेशनशिप आप देखना चाहते हो तो आप सेवेंथ हाउस से भी देखोगे, शुक्र से भी देखोगे, और शुक्र से भी सेवेंथ हाउस से देखोगे। तो मैं जब ये बात को कहता हूं, अगर आप समझ गए तो आप एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है समझ जाएंगे। रिलेशनशिप का कारक प्लैनेट शुक्र होता है, इसीलिए रिलेशनशिप कहाँ से देखेंगे आप, शुक्र से देखेंगे। रिलेशनशिप सबसे बड़ा जो होता है वो अपने स्पाउस के साथ होता है ना, सेवेंथ हाउस। तो इसीलिए हम लोग सेवेंथ हाउस से रिलेशनशिप को देखेंगे, शुक्र से सेवेंथ हाउस को हम देखेंगे, क्योंकि जो भी प्लैनेट किसी पर्टिकुलर हाउस का रिजल्ट देता है उसके स्थिति से उतना ही दूरी पर हमें ढूंढना होगा कि क्या रिजल्ट एक्चुअल में है। अगर मैं ऐसे कह रहा हूं तो कर्म भाव को कैसे देखेंगे, तो सब आराम टेंथ से हाउस से। कहेंगे कि सर टेंथ हाउस से देखेंगे। शनि जहां पे है वहां से हम कर्म को देखेंगे, और फिर कहेंगे शनि से टेंथ हाउस में हम कर्म को देखेंगे। तो इसीलिए वो हाउस सही है या नहीं है, उसका किसी को भी अगर आंसर पूछा जाए कि इनके लाइफ में कर्म का स्थिति कैसा होगा, तो आपने चार्ट में देखा शनि बड़े अच्छे स्थिति में है, शनि से टेंथ हाउस अच्छा स्थिति में है, और आपका टेंथ हाउस भी अच्छा स्थिति में है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि आपको जॉब के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया जॉब आपको मिलेगा। किस तरीके का जॉब मिलेगा, इन हाउसेस में बैठा हुआ प्लैनेट्स, उनके ऊपर दृष्टि डालने वाले प्लैनेट्स, ये धीरे धीरे चीजों को कॉम्प्लिकेट करता जाएगा। लेकिन सबसे इनिशियल स्टेज में जो तीन सवाल आपको जानना है वो यही है कि मुझे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कौन से हाउस देखना है, उस हाउस का कारक प्लैनेट कौन है, उन स्वामी से कितने नंबर के दूरी में मुझे और एक बार देखना होगा। जैसे शिव जी के त्रिनेत्र होता है, ये एस्ट्रोलॉजी का त्रिनेत्र है। आपको आपके संतान के बारे में जानना है, तो मैं आपको पहले से बताया हूं, पहला संतान को पंचम हाउस से देखते हैं। पहला संतान अगर पुत्र संतान है तो सूर्य से भी उनको देखा जाता है। तो अब आप इसको यूज करके क्या कहेंगे, मैं फिफ्थ हाउस को देखूंगा, फिफ्थ हाउस का स्वामी जहां पे बैठा हुआ है उसको भी देखूंगा, और सूर्य से भी देखूंगा संतान को, और सूर्य से पंचम हाउस को भी देखूंगा। कोई कहेगा नहीं जी मेरा तो प्रथम संतान जो है पुत्री है, तब भी मैं फर्स्ट हाउस से फिफ्थ हाउस का रिलेशन देखूंगा, क्योंकि पहला संतान पुत्री होगा तब भी फिफ्थ हाउस से हम देखेंगे। लेकिन अब पुत्र को सूर्य से देख रहे हैं तो पुत्री को आप जो है मर्क्यूरी से देखेंगे। तो आप क्या कहोगे, मर्क्यूरी का पोजीशन भी देखेंगे और मर्क्यूरी से भी फिफ्थ देखेंगे। इस धारा को जो भी समझ जाता है ना, वो बहुत सारे आंसर्स बड़े आराम से धीरे धीरे ढूंढने लगता है। तो हम इसी पे आगे चर्चा करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है जिससे हाउस को हम एनालाइज करेंगे, उसके कुछ की प्रिंसिपल्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रिंसिपल है कि उस हाउस के ऊपर मैलेफिक एफ्लिक्शंस कितने हैं। मैलेफिक एफ्लिक्शंस का मतलब क्या है, जो भी प्लैनेट्स हैं उनको हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ प्लैनेट्स जो हैं शुभ होते हैं,
उनको ऑस्पिशियस प्लैनेट्स कहा जाता है, नेचुरल ऑस्पिशियस प्लैनेट्स, जैसे जुपिटर, शुक्र, बुध और चंद्रमा जो पीड़ित ना हो। उसके लिए हमने कई वीडियो में चर्चा किए हैं, मैं दोबारा से एक डिटेल्स आपको दे दूंगा कि चंद्रमा कब पीड़ित होता है। लेकिन ये सारे जो हैं ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको शुभ प्लैनेट कहा जाता है। अशुभ प्लैनेट कौन है, तो उसके लिए भी हम चर्चा किए हैं। अशुभ प्लैनेट में सबसे बड़ा अशुभ प्लैनेट जो है वो है मंगल, उसके बाद शनि, राहु और केतु। सूर्य को अशुभ माना नहीं जाता है, लेकिन कई जगह पे सूर्य को माइल्ड इन ऑस्पिशियस माना जाता है, लेकिन वो क्रूर प्लैनेट है। और क्रूर प्लैनेट भी किसी भी तरीके का फल देने के टाइम में एक्चुअल में ये इन्फ्लुएंस करने का कोशिश नहीं करते हैं कि इससे जातक को पीड़ा कितना होगा। क्रूर का मतलब यही है, आपको अगर किसी तरीके का पनिशमेंट मिल रहा है एंड यू आर बीइंग टॉर्चर्ड, तो जो इंसान आपके टॉर्चर से दुखी नहीं हो रहा है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको हम क्रूर कहते हैं। उसी सेंस में सूर्य का भी जो रिजल्ट है आप इसको ये कर सकते हैं। ऐसे ही आपको जैसे मेलेफिक इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, ऐसे बेनेफिक इन्फ्लुएंस देखना होगा कि आप जिस हाउस को देख रहे हैं उसके ऊपर कितने खराब प्लैनेट्स का दृष्टि है या कितने अच्छे प्लैनेट्स का दृष्टि है। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि जिस हाउस पे जितने अच्छे प्लैनेट्स का दृष्टि होगा उसका स्ट्रेंथ उतना अच्छा होगा। अगर वो बुरा हाउस है और फिर भी उसके ऊपर अच्छे प्लैनेट्स का दृष्टि है तो उसका बुराई कम हो जाएगा। अच्छा हाउस है तो उसका अच्छाई बढ़ जाएगा। ऐसे ही अच्छे हाउस पे मैलेफिक का दृष्टि होगा तो वो जो अच्छा हाउस है वो खराब हो जाएगा। बहुत ही खराब हाउस है उसके ऊपर भी मैलेफिक का दृष्टि होगा तो तब वो और ज्यादा खराब फल दे सकता है। तो कई सारे रीजंस हैं जहाँ पे ये रूल को भी हम कहेंगे कि ये कैंसिल हो रहा है। यानी कौन से ऐसा प्लानेट है जो खराब होने के बाद भी किसी हाउस को ठीक कर सकता है मैलेफिक होने के बावजूद। तो वहां पे एक दूसरे लेयर का डिस्कशन आता है जिसको हम कहते हैं चार्ट में आपका कौन सा प्लानेट मैलेफिक है और चार्ट में आपका कौन सा प्लानेट बेनिफिक है। तो इसको फंक्शनल मैलेफिक और फंक्शनल बेनिफिक कहते हैं। तो कई बार क्या होता है किसी भी चार्ट में लग्नेश जो है हमेशा ऑस्पिशियस होता है। कोई भी लग्नेश हो, शनि लग्नेश हैं, मंगल लग्नेश हैं, तो ये ऑस्पिशियस रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं क्योंकि लगन जो है हमेशा एक त्रिकोण भी माना जाता है और एक जो है केंद्र भी माना जाता है, तो योग कारक होता है वो प्लानेट। तो इसीलिए वो फंक्शनल बेनिफिक है। तो उसका दृष्टि संबंध कहीं पे होगा तो रिजल्ट अच्छा होता है। जैसे कहा जाता है केंद्र के घरों में अगर अच्छे प्लैनेट्स बैठ जाएं, शुभ प्लैनेट, तो खराब रिजल्ट देते हैं क्योंकि ये केंद्राधिपति दोष है। केंद्र का अधिपति बन गए, केंद्र में बैठ गए तो वो फल को खराब करते हैं। ऐसे ही केंद्र में अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाएं तो वो रिजल्ट को अच्छा करते हैं क्योंकि केंद्र से यूजुअली जो भी मेटेरियल गेन्स है उसके बारे में देखा जाता है। तो आप देख लीजिए मेटेरियल गेन्स के बारे में जब मैं बात करूंगा तो फोर्थ हाउस से कौन सा मेटेरियल गेन देखा जाता है, गाड़ी, घर। सेवेंथ हाउस से कौन सा मटेरियल गेन देखा जाता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे किसी तरीके का बेनिफिट हो, चाहे अपोजिट पार्टी से मिलने वाला लाभ हो, वो सारे सेवेंथ हाउस से देखा जाता है। और जो टेंथ हाउस है ये कर्म का हाउस है, ये हमारा स्टेटस बनाता है, सैलरी को दिखाता है, जो पैसा हम कमाते हैं और जो हमारा विश फुलफिलमेंट करते हैं ये भी टेंथ के वजह से होता है। और ये तीनों जो चीजें हैं, ये मेटेरियल चीजें, इसके साथ कहीं ना कहीं पे हमारा पर्सनालिटी जुड़ा हुआ होता है। हमारा घर, गाड़ी, हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा जॉब, ये सारे देख के लोग ही हमारे बारे में किसी ना किसी तरीके का ओपिनियंस बनाते हैं। तो इसीलिए हमारा पर्सनालिटी के साथ इन चीज़ों का बहुत बड़ा तालमेल है। तो हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद एक पावर ऑफ टेंथ हाउस है, इसको आपको बहुत सीरियसली ऑब्जर्व करना होगा। कई बार क्या होता है हम ऐसे देखते हैं कि हमारे चार्ट में कुछ प्लैनेट्स अपने घर से 10 के दूरी में होते हैं। जैसे मानिए आपका सूर्य जो है लग्नेश है, सूर्य लग्नेश है, तो सूर्य कौन से साइन में होगा अगर सूर्य लग्नेश है तो, लेट मी एक्सप्लेन, है ना। सूर्य लग्नेश का मतलब है कि यहाँ पे कौन सा साइन होगा, 5 नंबर, हाँ या नहीं। सूर्य लग्नेश लगन का स्वामी है, लेकिन सूर्य कहाँ पे बैठा, जाके यहाँ पे बैठ गया, है ना।
तो आप देखिए नंबर, देखिए 4, 3 और 2। कोई कहेगा सर सूर्य तो अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शुक्र के राशि में। लेकिन ये रूल आपको याद रखना है, मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए कोई भी प्लानेट जो अपने साइन से 10th में होता है वो बहुत पावरफुल होता है और वो हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। तो अभी मैं ये कारण आपको बताया हूं, रिजल्ट को एक्सप्लेन करेंगे बाद में, कुछ चार्ट्स भी हम लेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला आपको कहीं पे लिख के रखना है कि जो भी प्लानेट अपने स्वामित्व से 10th पे रहता है, 10वें स्थान पे रहता है ना, जिस हाउस को ओन करता है वहां से 10th में पहुंच गया, तो हमेशा वो अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन इसको भी आप इस तरीके से समझिए कि ये कर्म का हाउस है और बिना कर्म के कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जो भी सोचते हैं कि चार्ट में अगर कोई योग बन जाता है या चार्ट में अगर कोई कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो हमें बिना प्रयास के भी उसका रिजल्ट मिलेगा, तो मैं फिर कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी को समझने में हम गलती कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? तो आपको ये ध्यान रखना है, इस रूल को आपको जाके ढूंढना है कि कौन सा ऐसा प्लानेट है जो अपने हाउस से 10th दूरी पे है। तो आपको ये रिजल्ट को याद रखना है कि 10th में बैठा हुआ प्लानेट अपने हाउस से वो हमेशा जो है अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद कई बार क्या होता है, एक हाउस में प्लानेट है तो हम यूजुअली रट्टा मारते रहते हैं कि प्लानेट एक्सल्टेड है, प्लानेट डेबिलिटेटेड है, इस प्लानेट का अपने ही मित्र राशि के साथ संबंध है। लेकिन कई बार उसका अवस्था ऐसा होता है कि ये सब होते हुए भी वो रिजल्ट दे नहीं पाता है। तो हमें वो प्लानेटरी अवस्था को भी देखना होगा। प्लानेटरी अवस्था को जब आप देखेंगे तो हम वहां से पता करेंगे कि वो वृद्धावस्था में है या जो है प्रौढ़ अवस्था में है या वो बाल्य अवस्था में है, उसका स्ट्रेंथ एक्चुअल में क्या है वो यूजुअली डिग्री के कैलकुलेशन से पता चलता है। तो हमें जो है ये की प्रिंसिपल देखना है कि उसके ऊपर मैलेफिक एफ्लिक्शन किस तरीके से है, बेनिफिक इन्फ्लुएंस किस तरीके से है, 10th हाउस का पावर उसके साथ जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, और उस प्लानेट का अवस्था क्या है। उसके बाद भी और कुछ हैं जो सडबल या उस प्लानेट के ऊपर और जो प्लानेट्स हैं उसके आजू बाजू में जो प्लानेट्स हैं उनसे बनने वाले योगों को भी देखा जाता है। तो ये 6 की प्रिंसिपल को एक के बाद एक हम यूज करेंगे समझने के लिए कि वो प्लानेट किस तरीके का रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे कहीं पे समराइज किया गया है कि जो हाउस हमारा खराब होता है उसको कैसे रिजल्ट देने वाले प्लैनेट्स को पहचानेंगे, ये उसके रूल्स लिखे हुए हैं। अब कहने का मतलब क्या है, अगर मानिए आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, घर बनाना चाहते हैं लेकिन वो घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चला रहता है, चाहे लोन्स को लेके हो, चाहे वो घर में रहने के बाद किसी का हेल्थ इश्यूज हो रहा है, चाहे उसको आपको बेचने का नौबत आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका 4th हाउस डिस्ट्रॉय हुआ है या 4th हाउस का रिजल्ट खराब आ रहा है। तो इनमें से कोई ना कोई कारण उसके पीछे होता है। तो पहला कारण क्या है, जो प्लानेट है आपका लॉर्ड, यानी 4th हाउस का बात हो रहा है तो 4th हाउस का स्वामी सूर्य के बहुत ही क्लोज रह जाएगा, तो आपको यूजुअली अशांति का सामना करना पड़ेगा। सूर्य के साथ कॉम्बस्ट जब भी कोई प्लानेट होता है तो ये कहा जाता है कि जो आपका लिविंग कारकत्व है वहां पे प्रॉब्लम आता है। तो व्हाट इज लिविंग कारकत्व, जैसे मानिए बिल्कुल मर्क्यूरी सूर्य के बहुत ही क्लोज आ गया, तो लिविंग कारकत्व क्या है आपका इंटेलिजेंस, आपका बोलने वाला क्वालिटी, तो उस पे प्रॉब्लम होगा। मंगल आपके सूर्य के बहुत क्लोज आ गया तो लिविंग कारकत्व का मतलब है आपके भाई के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, आपका गुस्से के ऊपर काबू ठीक नहीं होगा, आपको रक्त जनित किसी तरीके का विकार हो सकता है। यानी पर्सन का हेल्थ को लेके और रिलेशनशिप को लेके डायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट हो रहा है। तो आपको ये देखना होगा कहीं ऐसा तो नहीं है जो हाउस का स्वामी है वो जाके सूर्य के बहुत क्लोज में बैठ गया, तो आपको ये भी देखना होगा। ऐसे ही मैलेफिक कंजंक्शन, तो कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन का मतलब है जिस हाउस का मैं चर्चा कर रहा हूं उसी के साथ कौन सा प्लानेट बैठा हुआ है। तो कई बार क्या होता है हम ये देखते हैं कि मैं 4th हाउस का बात कर रहा हूं और 4th हाउस में आके राहु बैठा हुआ है या 4th हाउस में आके मंगल बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है। तो ये सारे कंजंक्शन है, जितने प्लानेट एक साथ किसी भी पर्टिकुलर हाउस में बैठे हुए हैं वो सारे कंजंक्ट हैं एक दूसरे के साथ। तो वहां पे उस हाउस के
मैटर को लेके किसी ना किसी तरीके से सफरिंग्स होगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। उस हाउस के लिए पॉजिटिव प्लैनेट्स कौन है और नेगेटिव प्लैनेट्स कौन है। अगर नेगेटिव प्लैनेट्स आपने तय कर लिया तो कितने सारे नेगेटिव प्लैनेट उस हाउस में बैठे हुए हैं। ऐसे ही दूसरा है दृष्टि संबंध। तो हमें पता है कि प्लैनेट आजू बाजू में जितने भी हाउसेस हैं किसी ना किसी तरीके से उसको अफेक्ट करते हैं। सारे प्लैनेट्स का कुछ पूर्ण दृष्टि होता है। शनि का पूर्ण दृष्टि जो है थर्ड हाउस पे होता है, सेवेंथ हाउस पे होता है और टेंथ हाउस पे होता है। जुपिटर का पूर्ण दृष्टि जो है फिफ्थ हाउस में होता है, सेवेंथ में होता है, नाइन्थ में होता है। ऐसे ही राहु केतु के लिए भी जुपिटर का दृष्टि को माना गया है फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ। मंगल का होता है फोर्थ, सेवेंथ और आपका एट्थ। ऐसे ही बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके अगर एक ही दृष्टि संबंध है तो वो सेवेंथ हाउस पे होता है। खास करके मंगल का, शनि का, जुपिटर का दृष्टि संबंध को आपको ध्यान रखना है, राहु केतु को ध्यान रखना है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र इनका हमेशा सेवेंथ दृष्टि होता है। लेक ऑफ बेनिफिक एस्पेक्ट, कई बार ऐसे होता है कि एक हाउस के ऊपर किसी भी बेनिफिक प्लैनेट का D1 चार्ट में दृष्टि संबंध नहीं होता है। तो जो भी कहते हैं कि दृष्टि संबंध बिल्कुल नहीं होता है उन्हें जाके 75% वाला दृष्टि, 50% वाला दृष्टि भी देखना चाहिए और गोचर भी देखना चाहिए। लोग कई बार कह देते हैं आपके इस हाउस के ऊपर कोई भी शुभ प्लैनेट का दृष्टि नहीं है, लेकिन वो गलत बोलते हैं। शुभ प्लैनेट का पूर्ण दृष्टि नहीं है वो, लेकिन आपको 75% दृष्टि मिल जाएगा, 50% दृष्टि मिल जाएगा। साथ में कई बार गोचर में भी उस हाउस को एक्टिवेट करने के लिए शुभ प्लैनेट आ जाते हैं, तो हमें ये ध्यान देना होगा। और जैसे ही मैं बेनिफिक प्लैनेट का बात कहूंगा तो आपके दिमाग में हमेशा कुछ प्लैनेट्स आ जाते हैं, जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस, मून। लेकिन आंखें बंद करके कभी भी नहीं कहेंगे कि इनका दृष्टि होने से, इनका कंजंक्ट होने से सब चीजें सही होगा, क्योंकि हो सके आपके चार्ट में ये बेनिफिक प्लैनेट ना हो। नेचर उनका चाहे जो भी हो, इनको बेनिफिक बनने के लिए अच्छे घर का स्वामी बनना जरूरी है। तो आपके सबसे बुरे हाउसेस कौन से हैं? 6, 8 और 12। कई बार क्या होता है जिस भी हाउस का बात हम कर रहे हैं उसके स्वामी जाके छठे स्वामी के साथ बैठ जाता है, आठवें के साथ बैठ जाता है या 12 के साथ बैठ जाता है, या 6, 8, 12 के भाव में जाके बैठ जाता है, या इनका भी दृष्टि उसके साथ होता है। तो आपको ये सारे पैरामीटर्स में काउंटिंग करना है, कितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दुस्थान लॉर्ड के लिए, तो यहाँ पे 6, 8, 12 के अलावा भी 3 और 11 को शामिल किया गया है। ये जब भी बैठते हैं यूजुअली ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करते हैं। थर्ड हाउस आपका पराक्रम है, थर्ड हाउस एट्थ से एट्थ है, इलेवेंथ हाउस सिक्स से सिक्स है। तो इसीलिए सिक्स हाउस का नेगेटिविटी का एक्चुअल एपिसेंटर इलेवेंथ में रहता है और एट्थ हाउस का एपिसेंटर जो है थर्ड में रहता है। तो कोई पूछेगा सर थर्ड हाउस में मेरा जो प्लैनेट्स हैं उससे क्या पता चलेगा? तो मैं कहूँगा थर्ड हाउस से आपका राइटिंग कम्युनिकेशन पता चलेगा, थर्ड हाउस से आपके छोटे भाई बहन के बारे में पता चलेगा, थर्ड हाउस से आप कितना एफर्ट्स करेंगे उसका पता चलेगा, पराक्रम कितना आपके पास है। तो अभी हम बीपीएचएस में ही रूल बताएंगे जहाँ पे फर्स्ट हाउस का स्वामी अगर थर्ड हाउस में बैठ जाए, यानी लग्नेश आपका थर्ड हाउस में बैठ जाए, तो अपने एफर्ट से आप दुनिया जीत सकते हो। तो इसीलिए वो तब संभव है जब फर्स्ट हाउस का स्वामी का स्ट्रेंथ अच्छा है। तो फर्स्ट हाउस का स्वामी का स्ट्रेंथ अच्छा कैसे होगा? मानिए वो एक्जल्टेशन साइन में है, फ्रेंडली साइन में है, उसका अवस्था सही है, यानी वो 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच में है, या उस प्लानेट के आजू बाजू में उसके फ्रेंड्स हैं, उसके ऊपर जुपिटर का दृष्टि है, अच्छे प्लैनेट्स का दृष्टि है, अच्छे हाउस का स्वामी। तो इसीलिए आप जब पिन पॉइंटेडली किसी भी हाउस पे फोकस करेंगे तो आपको वो हाउस अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा वो आराम से पता चलेगा। तो आप एग्जाम्पल्स को जाने से पहले ये जो की पॉइंट्स हैं उस पे थोड़ा थोड़ा फोकस आपको करना है। देखिए कैसे हाउस जो है प्रोस्पेरिटी प्रोवाइड करता है। बेनेफिक प्लैनेट आके उसमें बैठे हुए हैं। कौन से बेनेफिक प्लैनेट? जुपिटर, विनस, मरकरी, वैक्सिंग मून। बेनेफिक एस्पेक्ट है, यानी ये प्लैनेट उसको दृष्टि संबंध डाल रहे हैं। ऑस्पिशियस प्लैनेट का दृष्टि उस हाउस को स्ट्रेंथ करता है। जो भी प्लैनेट अपने खुद के हाउस में बैठता है या किसी भी हाउस में उसी का स्वामी का दृष्टि आता है तो फिर उस हाउस का प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, वो अच्छा रिजल्ट देता है। ये समझने वाला बात है। आप कहीं पे पढ़ाई करने के लिए गए हैं और आपके वहाँ पे 2-3 गार्डियन हैं जो आप खराब संगत में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपका रिजल्ट क्या हुआ है,
अप टू डेट आपको मार्क करते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो फिर आपका बिगड़ने का चांसेस कम होता है। एस्पेक्ट इसी तरीके से काम करता है। एस्पेक्ट का मतलब वो इंसान ध्यान दे रहा है। जैसे पिंजरे में बंधा हुआ शेर है, आप उसको दूर से देखते हैं, कभी पास में नहीं जाते हैं, क्योंकि उसका दृष्टि आपके ऊपर होता है। तो जितना स्ट्रांग एस्पेक्ट होगा, उसका इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में होगा। सारे कॉमन सेंस की चीजें हैं, हमें पहले इनको समझना है। तो आप देख लीजिए, जितने खराब चीजें होंगे आपके पर्टिकुलर हाउस, उतना खराब रिजल्ट देगा। जितने अच्छे प्लैनेट्स का रिलेशनशिप होगा, आपका वो हाउस उतना अच्छा रिजल्ट देगा। और सिर्फ 9 ही प्लैनेट है, उन्हीं के स्ट्रेंथ के बारे में अगर हमें समझ आ जाएगा, कुछ रूल्स है जिससे हम आराम से पर्टिकुलर हाउस का स्टडी करके लोगों को बता सकते हैं इस तरीके का रिजल्ट होगा। तो पहले आपको ये जानना है क्या रिजल्ट होगा, उसके बाद प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में जानना है कब वो रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये 10th हाउस के स्ट्रेंथ के बारे में भी एक स्लाइड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भी कर्म स्थान का स्वामी होता है, अगर वो स्ट्रांग है तो आपका पर्सनालिटी अच्छा होता है, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस से 10th हाउस है। ऐसे ही सेकंड हाउस से 10th में अगर कोई अच्छा प्लानेट बैठा हुआ है, या ये सेकंड का लॉर्ड ही 10th में जाके बैठ गया, तो आपका फाइनेंसेस अच्छा होंगे, आपका वाणी अच्छा होगा, यानी सेकंड और 11th का रिलेशनशिप। थर्ड हाउस का स्वामी जाके अपने से 10th में बैठ गया, यानी 12th में बैठ गया, तो आप बहुत पराक्रम भी दिखाएंगे, और आप जिस वजह से पराक्रम दिखा रहे हैं आपके विशेष फुलफिल होंगे। छोटे भाई वगैरह आपको बहुत हेल्प करेंगे। फोर्थ हाउस से 10th हाउस फर्स्ट हाउस है, यानी अगर फोर्थ का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके पर्सनालिटी के पीछे आपका मेहनत, आपका पीस ऑफ माइंड, आपका घर गाड़ी शानो शौकत, आपके माँ का कंट्रीब्यूशन, आपके जन्मभूमि का कंट्रीब्यूशन, ये सारे चीजें आएगा। तो हमें यही देखना है कि फोर्थ का स्वामी कहाँ पे बैठा है। अगर 10th में बैठा है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट। तो हमें पहले किसी के भी चार्ट में जाके क्या देखना है, कौन से प्लैनेट है जो अपने साइन से मूल त्रिकोण हाउस से 10th में बैठा हुआ है। दैट इज ए वेरी बेनिफिक प्लैनेट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मेलेफिक और बेनिफिक। उसका नेचर पे मत जाइए। कोई भी प्लैनेट जो अपने मूल त्रिकोण साइन से 10th में जाके बैठता है, उसके पास 10th हाउस का स्ट्रेंथ होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि केंद्र स्थान में सबसे अच्छा केंद्र स्थान कौन सा होता है, 10th हाउस, है ना। 4 केंद्र के घर होते हैं, 1, 4, 7 और 10। उसमें सबसे अच्छा होता है 10th हाउस। और 10th हाउस में अगर अच्छा प्लैनेट बैठे हुए हैं, 10th हाउस के ऊपर अच्छे प्लैनेट्स का दृष्टि संबंध है, 10th हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग होके अपने साइन में बैठा हुआ है, या अपने एक्सल्टेशन साइन में बैठा हुआ है, तो आप समझ जाइए आपके जीवन में कर्म के लिए आपको ठोकर खाना नहीं पड़ेगा। कोई भी काम आप करेंगे तो उससे आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, और आपका काम के वजह से लोग आपका तारीफ भी करेंगे। कई बार होता है 10th लॉर्ड जब कमजोर हो जाता है या मेलेफिक के दृष्टि में होता है, तो बार बार जॉब चेंज करना पड़ता है। एक जॉब छोड़ने के बाद काफी दिनों तक जॉब नहीं मिलता है। कई बार जॉब मिलता है लेकिन आपको झूठा आरोप लगा के वहां से निकाला दिया जाता है। कई बार ऐसे होता है कि आपका डिमोशंस हो जाता है। ये सारे नेगेटिव 10th हाउस के रिजल्ट से पता चल जाएगा। तो आपको कैसे देखना है, मेरे 10th हाउस में कौन सा प्लानेट बैठा है, मेरे 10th हाउस का स्वामी कहाँ पे बैठा है, 10th हाउस पे कौन कौन से अच्छे प्लानेट का दृष्टि है, 10th हाउस में कौन से नेगेटिव प्लैनेट्स का दृष्टि है। 10th हाउस का जो प्लानेट है वो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं पे जाके कमजोर होके बैठा है, डेबिलिटेटेड होके बैठा है। तो आपको ये चीजें ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देखिए, उसके एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं कि 10th हाउस जो है आपका किसी भी तरीके से एक्शंस और उसका मैनिफेस्टेशन को दिखाता है। 10th हाउस जो है आपको अथॉरिटी दिलाता है और आप चीजों को समझ पाते हैं, विजिबिलिटी, है ना। तो आप देखिए आपके विशेष फुलफिल कौन से हाउस से होता है, 11th हाउस से, है ना। 11th हाउस को इच्छा पूर्ति का घर कहते हैं। तो 10th से सेकेंड हाउस है। सेकेंड हाउस से आंखों को देखा जाता है, यानी जिसका भी कोई भी प्लैनेट अपने से सेकेंड हाउस में बैठता है, तो उस पर्टिकुलर फील्ड के कई चीजों को पहले से दूर दृष्टि से वो देख सकता है। जैसे फर्स्ट हाउस का स्वामी सेकंड में बैठ गया, तो सेकंड हाउस फाइनेंसेस का है, तो ऐसे ही इंसान फाइनेंसेस के बारे में बड़ा अच्छा डिसीजन ले सकता है। ऐसे ही 10th का स्वामी 11th में बैठ गया, तो वो अपने कर्म के बारे में अच्छा डिसीजन ले सकता है। उसे पता है कि मैं अगर ये जॉब करूंगा तो मेरा सारा विशेष
फुलफिल होगा। तो आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं अभी हम कुछ चार्ट्स पे देखेंगे, और इसमें घबराने वाला बात कुछ नहीं है। मैं एक एक करके एग्जाम्पल में दिखाऊंगा कि कैसे एस्पेक्ट काम कर रहा है, कैसे उस प्लानेट का स्वामी जो है उस हाउस से अच्छे जगह पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर कौन कौन से योग कारक प्लानेट का दृष्टि संबंध है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आंखें बंद करके ऐसे चार्ट्स लेंगे जिसके बारे में हमें कुछ कुछ पता है, लेकिन उस स्टडी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये किसका चार्ट है, एनीबॉडी हु कैन से? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो मुझे बताइए इनका सबसे पावरफुल हाउस कौन सा होगा, एनीबॉडी? 10th हाउस। डेफिनेटली टेंथ हाउस और फर्स्ट हाउस। कॉमन जी सेंस सर। यही कहता है ना, क्योंकि जिनके पर्सनालिटी को हम उनके मरने के बाद भी याद कर रहे हैं, वो कोई बहुत ही पावरफुल पोजीशन में थे, और वो ऑफिस जो होल्ड किए थे उसी की वजह से हम उनको जानते हैं। तो डेफिनेटली टेंथ हाउस और फर्स्ट हाउस होगा। लेकिन मानो मैं अभी कहूंगा कि बिल गेट्स को आप कैसे जानेंगे, तो आप क्या कहेंगे? पर्सनालिटी को तो डेफिनेटली जानेंगे, लेकिन उसके साथ फाइनेंसेस का रिलेशनशिप उनके चार्ट में होना चाहिए, क्योंकि हम उनको किस वजह से जान रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फाइनेंस। फाइनेंसेस रिलेटेड, है ना। मैं कहूंगा अमिताभ बच्चन को आप कैसे जानेंगे, तो डेफिनेटली पर्सनालिटी के साथ साथ जो एक्टिंग वाला स्किल है, जो पॉपुलैरिटी है, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। क्रिएटिव ठीक है टैलेंट सर। होना चाहिए। जैसे लता मंगेशकर को जानने के लिए मैं कहूंगा, तो आप कहोगे पर्सनालिटी को तो हम जानते हैं, लेकिन पर्सनालिटी के पीछे कौन सा है जो उनका गायिका। कंठ है, वो गायिका है वो। तो सेकेंड हाउस से रिलेशन होना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, कॉमन सेंस को लगाएंगे कि क्या इतने बड़े पर्सनालिटी हैं, तो उनके हाउसेस में इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, और हमने कहा कि चलिए टेंथ हाउस को देखते हैं, है ना, क्योंकि पोजीशंस के वजह से हम इन्हें जानते हैं। तो देखिए आप आंखें बंद करके सबसे पहला लॉजिक, टेंथ हाउस का स्वामी कौन है? मरकरी। तो अपने आपको ही साइन आंसर में मिल बैठ। गया, एक्सल्टेड है मरकरी, है ना। जी सर। यस। जी सर। टेंथ हाउस का स्वामी जो है एक्सल्टेड है। अब जब ये एक्सल्टेड हो गए, इसका मतलब है कि एक्चुअल में मरकरी का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है ना। अब हम क्या करेंगे, वहां से टेंथ हाउस को भी देखेंगे। वहां से टेंथ हाउस को, मैंने कहा कोई भी हाउस को देखोगे, अगर वहां से टेंथ हाउस में भी उस प्लानेट का कोई लिंक बन जाए, तो फिर वो जो है बहुत पावरफुल हो जाता है अपने आप में। तो देखिए कौन सा हाउस हुआ, सेवंथ। सेम मरकरी का साइन। हाँ जी, थ्री जी और सर। सिक्स मरकरी का साइन होता है ना। तो हाँ देखिए जी। हमने चार्ट लिया और हमने ये बता दिया। मैंने क्या कहा कि कोई भी ट्राइन का स्वामी कभी भी ऑस्पिशियस होता है, ट्राइन का स्वामी, है ना। आपके चार्ट में इसीलिए कहते हैं, अब ट्राइन वाला स्वामी का आपने अगर अंगूठा पहन लिया ना, तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर वो खराब घर में बैठा भी हुआ है, तब भी वो क्या करेगा, खराब घर के फल को कम कराएगा। बात समझ रहे हैं? तो ट्राइन के स्वामी कौन कौन होते हैं? 1 5 9। एक, पांच और नौ, इसका मतलब इनको मैं पूछूंगा तो इनके ट्राइन का स्वामी कौन है, जुपिटर, है ना। जी सर। उसके बाद मंगल, और उसके बाद सूर्य। जी जुपिटर, सर। मंगल और सूर्य हो गए, ये अच्छे हाँ जी। प्लैनेट्स हैं। तो आप यहाँ पे देखिए जो सूर्य है, अभी मैंने आपको एक बात कहा था, सेकेंड हाउस देखने का पावर देता है। और देखने का पावर जो है कोई सिंपल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमेशा एस्ट्रोलॉजी में जो मीनिंग होता है ना, एक तो लिटरेरी मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ, और एक होता है उसका स्पिरिचुअल मीनिंग, है ना। मैं कोई चीज को देख पा रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं आंखों से देख रहा हूँ। मैं किसी का फ्यूचर देख पा रहा हूँ, मैं कोई आगे चल के बहुत बड़ा सफल व्यापारी बनेगा, सफल राजनेता बनेगा, देख पा रहा हूँ। तो ये जो पावर ऑफ सीइंग है ना, ये सेकेंड हाउस से जुड़ा हुआ है। तो जो भी प्लैनेट अपने साइन से एक आगे जाता है, वो उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड कई चीजों को देख सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो सूर्य है वो अपने से सेकंड साइन में चले गए, जी सर। फिफ्थ का साइन। ऐसे ही सूर्य कौन से हाउस का स्वामी है, नाइन्थ का। तो नैसर्गिक शुभ प्लैनेट हो गए। बात समझ रहे हैं? कोई भी जी। अगर आपके चार्ट में फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ का स्वामी है, तो वो नैसर्गिक शुभ प्लैनेट हो गए। वो कहाँ पे जाके बैठ गए, मरकरी के साथ जी कंजंक्शन हो सर। गया, यानी शुभ प्लैनेट का कंजंक्शन हो गया। अभी हम चंद्रमा को देखते हैं, तो चंद्रमा देखिए अष्टम का स्वामी है ना। चंद्रमा जो है अष्टम का स्वामी, एक नेगेटिव प्लैनेट है। चंद्रमा पैसे को भी रिप्रेजेंट करते हैं।
तो आप देखना ये वही प्रधानमंत्री हैं जो नेगेटिव बैंक बैलेंस के साथ इनका डेथ हुआ था, है ना। बहुत ही सिंपल टर्म, एक धोती और एक कपड़ा पहनने वाले वो इंसान जो देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा से तत्पर थे। और ना तो कोई दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश में मिलेंगे, ना इनसे पहले कोई इनके तरह जो है बहुत बड़ा नेता कह सकते हैं, और देश को सेवा एक्चुअल अर्थ में करने वाला। ऐसे नहीं कि दिन में 10 कपड़े आप बदल रहे हो। तो आपको ये ध्यान देना है, ये सारे चीजें जो अभी लॉजिक हम लगाए थे, ये आंखों में ही दिख रहा है कि एग्जल्टेड मर्क्यूरी हो गया। उसके बाद जो है आपका सूर्य आके वहां पे बैठ गया। सूर्य का साथी जो है वो मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है। राहु बैठा हुआ है, तो अल्टीमेटली डिप्लोमेसी जीवन भर रहेगा। राहु और मंगल, तो खुद का भाग्य जो है ऐसे लोगों का अच्छा नहीं होता। बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से वो बड़े होते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे। 9th हाउस फादर का हाउस है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन जब भी ऐसे हाउसेस में होगा, वो व्यक्तित्व बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके फादर के ओर से जो सपोर्ट है, जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो डेफिनेटली स्ट्रगलिंग रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे चंद्रमा का भी रोल है। चंद्रमा भी जब भी आपका 8 का लॉर्ड बनेगा तो यूजुअली कमजोर होता है। तो चंद्रमा जो है फेशियल एक्सप्रेशंस को प्रोवाइड करता है, चंद्रमा फाइनेंसेस को प्रोवाइड करता है, चंद्रमा जो है किसी तरीके से आपके जीवन में सुख शांति को भी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब आप इनके लाइफ स्टोरी पढ़ोगे तो ही वॉज ए 100% पैट्रियट। ये अपने फैमिली के लिए भी कभी नहीं सोचते थे कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे वाइफ के लिए अच्छा कपड़ा होना चाहिए, शान शौकत का जिंदगी होना चाहिए, हमें गाड़ी में घूमना है। आज का जो सिचुएशन है ना, उससे ये लाखों कोस दूर थे उस मामले में कि पहले देश के साधन को उन लोगों के पास पहुंचाया जाए जो एक्चुअल में उनके पास वो चीजें नहीं है, वो डिजर्व करते हैं। तो इसीलिए जो अब अभी तक पढ़े थे, वहां पे आप देखिए जुपिटर का दृष्टि कहाँ पे हो रहा है, जुपिटर का दृष्टि इस हाउस पे हो रहा है। जुपिटर का दृष्टि जो है लग्न पे के ऊपर भी हो रहा है। तो जब अच्छा राइट। प्लैनेट लग्न पे दृष्टि करता है तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। वहां से देखिए जुपिटर से अगर मैं 10th हाउस देखूंगा, तो आप देखो ये जो हाउस है ना, किसी का मानो कोई टैलेंट के बारे में हमें बात करना है, टैलेंट के लिए कौन से हाउस देखेंगे, 5th हाउस। 5th हाउस देखेंगे। तो किसी हाउस का स्ट्रेंथ को जानने के लिए आप क्या करोगे, उसका जो लॉर्ड है वहां से 10th दूरी में है क्या, इसको जानने का कोशिश करेंगे। तो एक बार मुझे देख के बताइए, इसमें कोई ऐसा प्लैनेट आपको दिख रहा है जो अपने साइन से 10th दूरी पे है। तो आप उसको देख सकते हैं, कैसे करेंगे, जैसे मानिए ये साइन है, फर्स्ट साइन किसका है, मंगल मंगल का। का। तो मंगल नहीं है 10th दूरी पे। ये साइन किसका है, वीनस का, नहीं है, 6th दूरी पे नहीं। है। ये साइन किसका है, मर्क्यूरी का है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे करके जाओगे तब यहाँ पे पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा, है ना। जी सर। मर्क्यूरी जो है अपने 10th हाउस के साथ रिलेशनशिप बना है, ओनर ऑफ द हाउस। तो ऐसे लोगों का बोलने का कला भी होगा, और वो ट्रूथफुल भी होंगे, और वाइफ का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनके लाइफ में रहेगा। आपको ये चारे चीजों को देखना है। ऐसे ही मैं एक दूसरा कुंडली पहले ले लेता हूं, यहाँ पे बताइए इनको आप कैसे जानेंगे, क्या ऐसे इस चार्ट में होगा जिस हाउस के वजह से सी कैन बी नोन। फाइनेंसिस से अमीर है। फाइनेंशियली अमीर है, यूजुअली हाँ। इनका जो एक्चुअल में पहचान है वो अपने हस्बैंड के वजह से है, इजंट इट। जी सर। जी सर। तो हम क्या करेंगे, 7th हाउस पे सीधा चले जाएंगे, है ना। किसी का ठीक है। जानने का पीछे कारण भी होता है। सबसे बड़ा कारण यही है कि शी इज द वाइफ ऑफ ए वेरी रिच मैन, इजंट इट। हाँ जी। जी सर। खुद भी एक्टिंग वगैरह का बात आ सकता है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहला काम यही है। तो आप देख लो, सबसे पहली बात है जिस हाउस पे आप जाते हो ना, वहां पे कोई ना कोई प्लानेट का स्ट्रेंथ आपको दिख जाना चाहिए। जैसे अभी आप वहां पे गए थे 10th हाउस को देखने के लिए, तो क्या मिला था आपको वहां पे, मर्क्यूरी वॉज सिटिंग। कैसे सिटिंग कर रहे थे, एग्जल्टेड पोजीशन में थे, है ना। यहाँ जी पे सर। राहु को भी इन दो हाउसेस में एग्जल्टेड माना जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि राहु एग्जल्टेड है। ठीक है। ठीक। ठीक है जी। उसके बाद इसका डिस्पोजिटर कौन है राहु का, मरकरी।
मर्क्यूरी भी एक हिसाब से आप एक्सल्टेड मान सकते हो, क्योंकि ये मर्क्यूरी का एक्सल्टेशन साइन है। जो भी प्लैनेट अपने एक्सल्टेशन से जितने पास होता है ना, उसका एनर्जी उतना ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा कब होता है? जब वो एक्सल्टेशन साइन में होता है। मृतावस्था किसको कहते हैं? जब वो डेबिलिटेशन में होता है। बात समझ रहे हैं? मृत अवस्था। सिंपल बात समझिए, सबसे एनर्जेटिक और सबसे कम एनर्जेटिक। सबसे एनर्जेटिक किसको कहते हैं? जब वो अपने सबसे पावरफुल हाउस में बैठा है, या सबसे पावरफुल हाउस के साथ बैठा हुआ है। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो मरकरी है, ये जो छठे साइन में सबसे पावरफुल होता है, वो एक्चुअल में क्या है, उसके बिल्कुल क्लोज बैठा हुआ है। ठीक है। छठे से पास मरकरी वीक कब हो जाता? जब वो यहाँ पे होता। कोई भी प्लैनेट जहां पे सबसे पावरफुल होता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में सबसे कमजोर होता है। ठीक है। तो आपको प्लैनेट का स्ट्रेंथ जानने का तरीका यही है कि वो अपने एक्सल्टेशन से कितने पास है। अभी मैं वही लॉजिक आपको बताया था। जो भी प्लैनेट अपने साइन से एक आगे होता है ना, उसको उस हाउस से रिलेटेड दृष्टि होता है। तो ये 11th हाउस किसका है? गेन का है। कई सारे इन्वेस्टमेंट भी इनके नाम पे है। और आप देखिए सूर्य साथ में है। तो यहाँ पे ये जो डेबिलिटेशन का प्लैनेट है सूर्य, है ना, अब इसको कोई लॉजिकली अगर एक्सप्लेन करने का कोशिश करेगा, तो सूर्य किसका स्वामी है? नाइन्थ का नाइन्थ स्वामी है। हाउस। ठीक है। उसके बाद जब सूर्य यहाँ पे आए, तो ये डेबिलिटेशन में आ गया, है ना। भाग्य का स्वामी डेबिलिटेशन में आ गया। तो कभी पता करने का कोशिश करिएगा इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको मिलेगा नहीं। ठीक है। क्योंकि नाइन्थ हाउस आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी है। इनके फादर और मदर के बारे में भी जानने का कोशिश करिएगा। तो वहां पे डेबिलिटेशन हो गया, तो अल्टीमेटली सूर्य आपको उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा जितना वो आपको एक्चुअल में दे सकता है। कभी किसी का फादर ही अगर बहुत ही पुअर स्टेट में रह गए, या उनका पढ़ाई लिखाई के जो हाउसेस है उससे रिलेटेड प्लानट जो है डेबिलिटेटेड हो गया, तो आप ये समझिए कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। ठीक है। दैट इज ऑल्सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो उस पे आपको ये भी देखना होगा क्या डेबिलिटेशन कैंसिल हो रहा है। तो आप एक बार देखिए, जो आपका शनि का स्थिति है, कितना है वहां से, एनीबॉडी यू कैन से। शनि जहां पे है वहां से शनि का 10th दृष्टि आ रहा है सूर्य के ऊपर। अच्छा काउंट अच्छा। करिए। जी सर, आ रहा है जी। है ना, 3 3 6 4 10। इसका मतलब क्या हुआ? डेबिलिटेशन कैंसिल हो गया। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, जो भी प्लैनेट अपने हाउस से 10th हाउस के साथ रिलेशन बनाता है, वो बहुत ही पावरफुल रिलेशन बनाता है। सारे रूल्स को फेल कर देता है वो। इसीलिए ना, मैं हमेशा कहता हूँ शनि से बड़ा रिमेडियल प्लैनेट कोई भी नहीं है। क्योंकि शनि बाय डिफॉल्ट ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा 10th के साथ रिलेशनशिप बनाते ही बनाते हैं। जो इसको समझ गया वो कर्म को हमेशा बेनिफिक सोचेगा। कर्म कभी भी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। आप जैसे कर्म करते हो, कर्म एग्जैक्टली उसी के तहत रिजल्ट देता है। डिले हो सकता है। तो इसीलिए शनि से अपना कार्मिक रिमेडी करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए अब सूर्य का डेबिलिटेशन कैंसिल हो गया। तो ये जिस भी बैकग्राउंड से आए हुए हैं, ये जहां पहुंचेंगे उन दोनों में कोई भी मैच नहीं होगा। ठीक है। फादर के बारे में आप जब पता करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फादर जो है उतना ज्यादा कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन नहीं थे, या इनके फैमिली का बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं था। यू हैव टू चेक। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं राहु को देख रहा हूं, तो राहु के ऊपर दृष्टि किस किस का है? कौन से प्लानेट का दृष्टि है? वो भी जानना चाहिए आपको। मंगल कहाँ पे है? तो मंगल का कौन कौन सा दृष्टि होता है? एनीबॉडी हु कैन से। फोर, फोर फोर सेवन एट। 7 and 8 मंगल की दृष्टि है सर। 4 7 और 8, 8 दृष्टि हो रहा है। 8 जी दृष्टि जो है सर। ट्रांसफॉर्मेटिव दृष्टि होता है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू चाहे कहीं से भी हो, आपके लाइफ में स्पाउस के वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। मंगल एनर्जी है, तो आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, क्योंकि मंगल का एसोसिएशन किसके साथ हो गया? वीनस के साथ, है ना।
जो भी प्लानिट के ठीक। साथ मंगल रहेगा वो अपना एनर्जी को वहां पे शेयर करेगा ही करेगा। अब अल्टीमेटली देखो वीनस किसका स्वामी है, 11th का स्वामी है, और वीनस जो है 6th का स्वामी है ना। ये दोनों खराब हाउसेस हैं। लेकिन जब भी खराब हाउस के स्वामी खराब हाउस में जाके बैठता है अच्छा फल देता है, ये भी याद रखना है। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, और वीनस ऐसे भी 12th हाउस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, हाउस वाइज एग्जल्टेड, है ना। वीनस के ऊपर किसका दृष्टि है देखिए, जुपिटर का दृष्टि है कि नहीं। जी सर। बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे, 9th दृष्टि है। हाँ, जब भी 9th दृष्टि हो जाएगा तो जुपिटर में वो पावर है जो यूजुअली बहुत सारे नेगेटिविटी को कैंसिल कर सकता है। यानी वीनस का खुद का पावर जो है लग्जरी का है। तो जब जुपिटर का दृष्टि आ जाएगा तो वीनस वो वाला अपना एटीट्यूड को शो कर पाएगा, है ना। तो आप देखिए, जुपिटर ये करने के लिए अच्छा होना चाहिए, बेनिफिक होगा तो ये दृष्टि बड़ा अच्छा काम आएगा। तो क्या जुपिटर बेनिफिक इस चार्ट में? हाँ या नहीं? बेनिफिक कैसे पता चलता है? नेचुरल हाँ जी। बेनिफिक तो है ही जुपिटर, लेकिन कौन से हाउस का स्वामी है? फोर्थ लगन का हाउस का। स्वामी फर्स्ट एंड है फोर्थ। ना। तो क्या हो ठीक। गया, योग कारक, और 4th हाउस का स्वामी है। तो बहुत ही अच्छा प्लानेट है। इसका तो अमृत दृष्टि हो गया ये 9th। ठीक। यानी वीनस हाउस वाइज एग्जल्टेड है, उसके ऊपर जुपिटर का दृष्टि है जो कि योग कारक है। जुपिटर हस्बैंड भी है बीएनएन में, ट्राइन जी। रिलेशनशिप भी है। तो आपको वीनस वाला रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और वीनस क्या है, जिस तरीके का आप लग्जरी सोच सकते हो वो सारा ये माँ लक्ष्मी के अवतार में है इंडिया में, है ना। जो पहनावा है, जो इनका प्रेजेंस है सोशल मीडिया में, ये सारे जो है वो वीनस का कमाल है। जबकि वो 8th वाला साइन में है, अंधेरे में रहने वाला साइन। स्कॉर्पियो साइन में कोई भी प्लानेट होता है ना, उसको सरफेस लेवल में आने के लिए मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अगर उसको एनर्जी प्रोवाइड करने वाला प्लानेट आ गया, जुपिटर का दृष्टि आ गया, उसके आसपास में कोई ऐसे प्लैनेट्स हो गए जो उसके पावर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो फिर वो जैसे भी हो अपना परचम लहराएगा। इसे समझना है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा देखिए अपने एक्जल्टेशन के बिल्कुल पास है। तो यहाँ पे भी आप कहोगे चंद्रमा अच्छा है, तो चंद्रमा अच्छा होने से क्या होता है, लोगों का फेस बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। जबकि कोई ये देख के कहेगा नहीं जी शनि तो 2nd हाउस में है, सुंदर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, अपने साइन में शनि है, ठीक है। हाइट भी होगा, चंद्रमा अच्छा हो गए, वीनस का इफेक्ट हो गया, वीनस अच्छा पोजीशन में है, मंगल है, तो चेहरा में जैसे भी हो रौनक रहेगा, है ना। तो ये सारे चीजें होता है। कोई एक हाउस को देख के हम कभी भी नहीं पूछेंगे। जैसे कोई पूछेगा सर इनकी शकल सूरत के बारे में हम चार्ट से कैसे पता करेंगे, तो आप बताओ प्राइमरी हाउस कौन सा है फेस का? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। 2nd हाउस पर्सनालिटी का? फर्स्ट हाउस। 1st हाउस। तो आपका जो पर्सनालिटी है उस पे जब जाएंगे तो उसका डिस्पोजिटर जुपिटर है, अपने ही साइन में है। तो पर्सनालिटी से जो खुशी मिलता है वो 4th हाउस है ना। केंद्राधिपति दोष होगा जुपिटर, क्योंकि केंद्र का स्वामी है, दो दो केंद्र का स्वामी है। तो ये रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। लेकिन पर्सनालिटी जो है वो जुपिटर वाला झलक आपको मिलेगा। कोई भी आपको ऐसा पर्सन जो जुपिटर से इन्फ्लुएंस्ड है लीन एंड थीन नहीं मिलेगा। शी विल बी गुड लुकिंग, शी विल बी हेल्दी। जो प्रोपोर्शनेटली जिस हेल्थ को आप सही कह सकते हैं वो कॉम्बिनेशन होगा। तो ऐसे में ये जो शनि है ये अपने ही साइन में है, तो कोई भी प्लैनेट जब अपने साइन में होता है उस हाउस को प्रोटेक्ट करता है। आपको ये भी समझना होगा। उसके ऊपर दृष्टि देखिए, शनि के ऊपर किसी प्लैनेट का अगर दृष्टि का कैलकुलेशन आप करोगे तो यहाँ पे जो है शनि के ऊपर किसी भी प्लैनेट का दृष्टि संबंध नहीं है, ठीक है। कोई भी प्लैनेट जो है दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप नक्षत्र लेवल पे जाके स्टडी करेंगे तो इस पे आपको जैसे भी हो चंद्रमा का असर मिलेगा। 5th हाउस तो कोई पूछेगा सर यहाँ से आप संतान के बारे में क्या बताओगे, है ना। संतान के बारे में तो आप देखो यहाँ पे जो भी पहला संतान होगा उसके ऊपर मून का इन्फ्लुएंस होगा, है ना, मून का इन्फ्लुएंस।
और जब मून का इन्फ्लुएंस होगा तो मून के साथ बहुत सारे योगों को हम देखते हैं। सेकेंड हाउस में कोई नहीं है। उसके बाद मून से 12th जब भी जुपिटर रहता है तो एक सकट योग का निर्माण होता है, वो भी अच्छा ही नहीं है। उसके बाद जो मून का डिस्पोजिटर है वो जाके 12th में बैठा हुआ है, तो इससे रिलेशनशिप काउंट करो, 6-8 का रिलेशनशिप बन रहा है ना, 6-8 का रिलेशनशिप। उसके बाद 7th का स्वामी उनके साथ कंजंक्ट है, तो वो इफेक्ट आपको दिखेगा। मून अगर अच्छा होता, उसके ऊपर जुपिटर का दृष्टि होता, वीनस का दृष्टि होता, अच्छे प्लैनेट्स का दृष्टि होता, उसके बाद मून के आसपास में खास करके सामने कोई अच्छा प्लैनेट्स होता, तो जो संतान को लेके किसी तरीके का प्रॉब्लम है वो नहीं होता है ना। लेकिन वहां पे फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह जब आप देखोगे तो यहाँ पे मानो संतान का फेस को हम देख रहे हैं और यहाँ पे बुद्धि को भी देख रहे हैं, तो ये एग्जल्टेड राहु ऑलरेडी जो है इनके रिलेशनशिप और 7th हाउस के लिए काम कर चुका है। हमेशा इस चीज को आपको ध्यान देना है। एक हाउस में एक पर्टिकुलर इंसान के चार्ट से कई रिलेशनशिप का स्टडी आप कर सकते हो, और जैसे ही उसका एनर्जी कहीं पे यूज हो जाता है तो अल्टीमेटली बाकी लोगों को कुछ ना कुछ उसका नेगेशन भुगतना ही पड़ता है। जैसे मानिए आपके चार्ट में सूर्य बहुत बली है, लेकिन आपके पापा बहुत पावरफुल हैं, बहुत पैसा है उनके पास, उनका रुतबा बहुत है, तो आप उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सूर्य का एनर्जी एक तरीके से यूज हो चुका है, आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से भी आपको चीजों को देखना होगा। तो कोई भी प्लानेट का रिजल्ट आपको देखना है तो आप पहले देखिए कि जो प्लानेट आपको रिजल्ट दे रहा है वो कौन से रिजल्ट को आप ढूंढ रहे हो, क्योंकि प्लानेट जो है आपको 25 तरीके के रिजल्ट दे सकते हैं। हर हाउस से रिलेटेड रिजल्ट सभी प्लानेट दे सकते हैं। जैसे कोई कहेगा सूर्य यहाँ पे क्या रिजल्ट देंगे, तो आप बताइए सूर्य क्या रिजल्ट देंगे, एनीबॉडी हु कैन से। फेम। सूर्य अपने हाउस का रिजल्ट देंगे, तो अपने हाउस का क्या रिजल्ट है, फादर का रिजल्ट देंगे। 9th हाउस है, अपने पढ़ाई लिखाई का रिजल्ट देंगे, हायर एजुकेशन है। धर्म के लिए आपका क्या रेस्पेक्ट है, क्या जो है रुझान है, उसको भी ये बताएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, उसको भी ये बताएंगे। तो अल्टीमेटली 9th हाउस का लॉर्ड है वो, लेकिन वो कमजोर हो जाएंगे तो आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से हाउसेस का एनर्जी एक्चुअल में वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो कमजोर सूर्य का कमजोरी किसी भी तरीके से कैंसिल आउट हो रहा है, उसके लिए क्या चाहिए। क्योंकि आप देखो इस हाउस का स्वामी कहाँ पे चला गया, अपने से थर्ड, है ना। थर्ड हाउस है, खराब हाउस है, 3, 6, 11 और 8 और 12, है ना। इसमें आपको एफर्ट्स चाहिए होगा, कर्म के साथ ही इनका जो है सोल्यूशन होता है। इसीलिए 11th हाउस में जो भी इच्छा पूर्ति होता है उसके साथ अगर आप रिलेटेड कर्म नहीं करते हो आप, तो 11th हाउस आपकी इच्छा को कभी पूर्ण नहीं करता है। ये आपको समझना जरूरी है। और बहुत सारे चार्ट के लिए 11th जो है बाधक बनता है। जैसे आपका 1 नंबर का भी 11th बाधक बनेगा, है ना। 4 नंबर का भी बनेगा, 7 इनका बाधक बनता है। तो जो जो 3-3 काउंट आप करोगे तो ये सारे जो हैं आपके बाधक बनते हैं 11th वाला लॉर्ड। इनका कौन सा बाधक बनेंगे बताओ, अगर कोई 7th बता, हाउस। है ना। 7th हाउस। 7th हाउस। तो जो आपका मैरिटल रिलेशनशिप है वो स्टेनस होता ही होता है ना। वो अलग बात है। जैसे जितने बड़ा आदमी होंगे आपके जो एक्चुअल में पर्सनल लाइफ है उसके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है ना। लेकिन कम पता होने से सच छिप नहीं जाता है, वो हमेशा अपने जगह पे होता है। लेकिन कोई भी प्लानिट अगर अच्छे स्थिति में है तो राहु के ऊपर मानो कोई अच्छा प्लानिट का दृष्टि बन जाता तो हम इस रिजल्ट को और भी अच्छा कहते। कोई दृष्टि संबंध हो रहा है राहु के ऊपर, देख के बताइए। खाली केतु का ही दृष्टि है कि नहीं, मंगल का दृष्टि है, तो ये दोनों ही नेगेटिव दृष्टि है। राहु मंगल का परम शत्रु है, केतु का दृष्टि है, ये ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अल्टीमेटली जो रिलेशनशिप वाला बात है, राहु का डिस्पोजिटर स्ट्रांग तो है लेकिन एक डेबिलिटेटेड प्लैनेट के साथ है, तो ये प्लस माइनस वाला रिजल्ट है। हमेशा देखा जाता है कि अगर एक पर्टिकुलर हाउस के साथ नेगेटिव प्लैनेट्स का रिलेशनशिप ज्यादा हो जाए, तो मंगल इज ए नेगेटिव प्लैनेट, केतु इज ऑल्सो ए नेगेटिव प्लैनेट, तो यहाँ पे दो दो नेगेटिव प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस आ रहा है ना। साथ में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो साथ में बैठा हुआ है या उससे आगे वाले हाउस में बैठा हुआ है।
तो इसीलिए जो मैरिटल ब्लिस वाला बात है वो नहीं है। अदरवाइज वीनस का पोजीशन और जो जुपिटर का वीनस के ऊपर दृष्टि, शनि का सूर्य के ऊपर दृष्टि, फाइनेंशियल और मेटेरियल एस्पेक्ट को क्लियर कट ये बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको प्लानेटरी अवस्था को समझना है। तो जैसे 0 से 12 साल तक हम कहते हैं बाल्यावस्था। आपका कोई भी प्लानेट अगर 0 से 6 डिग्री के बीच है तो आपको उस प्लानेट को ट्रेंड करना होता है ना। आप अगर चाहोगे कि उस प्लानेट का रिजल्ट मुझे मिल जाए तो अपने आप नहीं मिलेगा। यू हैव टू गो थ्रू ए प्रॉपर एजुकेशन फॉर दैट। प्रैक्टिस करना है उसके बल को बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, उसके एज को बढ़ाने के लिए कोशिश करना है, और वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिकली उसको करते हो। लेकिन जो भी प्लानेट आपका 6 से 12 डिग्री में होता है उसमें यूथफुलनेस होता है, एनर्जी बहुत होता है, उसको सिर्फ गाइड करने का जरूरत है। यूजुअली जो बच्चे आपके 20 साल के उम्र के हो जाते हैं, अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो फिर वो जो है अपने एनर्जीज को प्रॉपर डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो ये जो अवस्था लिखा हुआ है एज के साथ रिलेट किया है, 0 से 12, 12 से 20, 20 से 32, 32 से 50 और 50 प्लस, तो मान के चलिए कि 72 का एक एज बार हम आज के डेट में ले रहे हैं। 120 वाला जमाना तो गया है ना। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग डिग्री वाइज देख लेना है। तो सबसे चाइल्ड स्टेट में कौन से प्लानेट रहेंगे? 0 to 6 6, डिग्री। उसके बाद जो आपका कुमारावस्था है 6 to 12 12, डिग्री। उसके बाद जो आपका यूथ है वो 12 to 18 डिग्री। ये बहुत 18, पावरफुल प्लैनेट्स होते हैं। इन्हें अगर आप काम पे लगा दो तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। उसके बाद जो आपका 18 to 24 है, ये यूजुअली बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा जो है कैजुअल भी होना नहीं चाहते। दे ब्रिंग ए बैलेंस टू लाइफ, है ना। 32 से 50 बहुत बड़ा चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन ये स्थिति को बरकरार रखने का कोशिश करते हैं। तो दे आर ऑल्सो गुड प्लैनेट्स। लेकिन सबसे खराब प्लानेट कौन है? जो आपके बहुत ज्यादा डिग्री वाले हैं। इन्हें सब नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इनका इच्छा बहुत कम होता है। ठीक है, आपका कोई भी प्लानेट 24 डिग्री से ऊपर होगा तो यूजुअली कैजुअलनेस आपके माइंड में आता है, चलो जो हो रहा है होने दो। उसको लाइन में लाना और उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना, उसके एनर्जी को यूज करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा रेजिलियंस चाहिए, मन में दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। उससे रिलेटेड थर्ड हाउस का एनर्जी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आप उसके इफेक्ट्स को यूज कर सकते हो। जो छोटे बच्चे वाले स्थिति में है 0 से 6 डिग्री, ये यूजुअली अपने मन से चलते हैं, जो उनका इच्छा लग रहा है। जैसे बच्चे जिद पकड़ते हैं, बाल हट, इनका ऐसा ही नेचर होता है। ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये पता नहीं चलता है। तो दे हैव टू बी यूजुअली ट्रेन्ड बाय सम एक्सपीरियंस्ड पर्सन। जैसे आपका शनि 0 से 6 डिग्री का है, आप कर्म का डिसीजन खुद नहीं लो। जिस इंसान को आप बहुत रेस्पेक्ट करते हो, आपको लगता है ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, ही इज नॉलेजेबल, उनसे आप कर्म के बारे में डिसीजन लो। 0 से 6 डिग्री में बुध है, तो आप अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन इंटेलिजेंट सोच के मत लिया करो। आप लोगों का परामर्श लो और उसके बाद उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करो। जुपिटर 0 से 6 डिग्री का है, आपका ज्ञान हो सकता है लेकिन वो बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, बाल्यावस्था में है। उस ज्ञान को किसी के साथ बिना बात के बहस मत करो, गुरुओं को सम्मान दो। क्योंकि जब आप बाल्यावस्था में होते हो तो नटखट वाला जो लिंक होता है बच्चे का, जो मर्जी कर रहा है, उसे पता नहीं है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उस तरीके का स्थिति होता है। 6 से 12 में आपके पास एनर्जी होता है लेकिन डायरेक्शन का कमी होता है। आप कोई काम कर सकते हो लेकिन आपको कोई ना कोई हाथ पकड़ के सिखाना चाहिए, आपको आगे ले चलना चाहिए। लेकिन 12 से 18 डिग्री तक जो प्लानेट आपके चार्ट में है, वो चाहे बहुत ही डेबिलिटेटेड स्टेट में क्यों ना हो, उनके एनर्जी को आप यूज कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो ऑस्पिशियस अवस्था है, उसी के ऊपर आपका पीक एनर्जी लिखा गया है, युवा अवस्था। तो आप देख लीजिए 12 डिग्री से 20 डिग्री तक भी मान के चलिए, उसमें प्लानेट का वाइटलिटी होता है, कोई भी ऑब्स्टैकल को फेस करने का ताकत होता है। आप देखना, जो भी लोग 24 साल 30 साल के उम्र के होते हैं ना, दे आर वेरी रिस्क टेकिंग इन एटीट्यूड। लेकिन जैसे ही 40 प्लस हो जाता है, लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, है ना। खुद के लाइफ में भी आप देखिएगा, आपके एक टाइम में ऐसे लगता था कि कुछ भी हो जाए मैं इस स्थिति से बाहर आ जाऊंगा। उसके बाद आपका एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है लाइफ में कि ऐसा मैं कुछ ना करूं कि मेरे जीवन में किसी तरीके का प्रॉब्लम आ जाए। आप प्रॉब्लम से बचने का कोशिश करते हो, एक जगह पे प्रॉब्लम को आप जाके दौड़ के फेस करते हो। ठीक है, तो ये स्थिति है
जब भी आपको कहीं पे लिखा हुआ है कि प्लानेट जो है बहुत ही कमजोर स्थिति में है, तो उसका एक अर्थ ये है कि उस प्लानेट का जो एनर्जी है वो यूजुअली बहुत ही डेबिलिटेशन के पास है ना। डेबिलिटेटेड प्लानेट का एनर्जी बहुत ही नेगेटिव होता है, और आपको उसका ध्यान देना चाहिए। उसको एनर्जी को बचाना, उसका रिमेडी करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो डेबिलिटेशन और एक्जल्टेशन के लिए मैं आपको बढ़िया एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आप उसको आगे यूज करिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो जो हाउसेस को याद रखने का तरीका, काल पुरुष कुंडली, काल पुरुष कुंडली में ये किसका साइन है? हु इज द लॉर्ड? मार्स। 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 यहाँ पे कौन है? मून। 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 यहाँ पे कौन है? सन। 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 तो ये मून और सन को आप जो है बेस ले लीजिए, है ना। जैसे ही आप सन से आगे जाएंगे तो जो प्लानेट आपको मिलेगा, मून से पीछे भी वही प्लानेट मिलेगा। तो सन के पास कौन सा प्लानेट होता है? मर्क्यूरी। मरकरी। मून के पास भी थर्ड हाउस का स्वामी कौन होगा? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। ठीक है। उसके बाद कौन सा प्लानेट आता है मर्क्यूरी के बाद? वीनस। कोई भी अगर वीनस। सोलर सिस्टम देखा होगा तो सोलर सिस्टम में यही ऑर्डर चलता है। तो यहाँ पे भी कौन आएगा? वीनस। वीनस। और उसके बाद कौन आएगा? आठ से हम ये सारे चीजें देख रहे हैं, तो मार्स। मार्स आएगा। तो यहाँ पे भी मार्स ही आएगा। उसके बाद कौन आएगा मार्स के बाद? जुपिटर। 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 तो यहाँ पे भी जुपिटर आएगा। देखो कैसे चल रहा है। यहाँ पे कौन ठीक। आएगा? सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न एंड यहाँ पे सैटर्न। कौन आएगा? सैटर्न। ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर है। यहाँ से शुरू करके आप देखोगे धीरे धीरे, तो आपको सारे प्लानेट का पोजीशन पता चल जाएगा। आपको उसी के अकॉर्डिंग जानना है कि वो प्लानेट किस तरीके से रिजल्ट प्रोवाइड आपको कर रहा है। जितने पॉजिटिव पॉइंट्स आपको मिलेंगे उसके ऊपर अच्छे प्लानेट का दृष्टि, अच्छे घर का स्वामी वो बना हुआ है, उसके आसपास में अच्छे प्लानेट्स हैं, तो आप समझ जाइए कि उस हाउस से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी एक्जल्टेशन और डेबिलिटेशन का बात करते हैं। तो जो आपका सर होता है वो एक्चुअल में हेड होता है, और फादर भी घर का हेड होता है। तो सूर्य यहाँ पे सबसे स्ट्रांग होते हैं, है ना, सर को रिप्रेजेंट करने वाला, है ना। सूर्य जो है राजा है, तो वो राजा को नंबर वन कहा जाता है। तो यहाँ सूर्य सबसे पावरफुल है, और जो उनका बेटा है वो हमेशा पिता के अगेंस्ट में होता है, उसे पापा पसंद नहीं है ना। तो यहाँ पे शनि जो है सबसे पावरफुल। यहाँ पे मंगल, है ना, मंगल पावरफुल होता है 10th हाउस में, और उसके ऑपोजिट में पावरफुल होता है जुपिटर। इसीलिए जो सैनिक वगैरह होते हैं उनमें ज्ञान कम होता है, उनमें पावर बहुत ज्यादा होता है। और जो गुरु होते हैं उनमें ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, और फिजिकल स्ट्रेंथ और पावर और एफर्ट्स बहुत कम होता है। ठीक है। जो उसका बहुत ज्यादा ज्ञान होता है ना, उसको अप्लाई करना नहीं चाहता, इसीलिए सबसे ज्ञानी लोग इतना सक्सेसफुल नहीं होते हैं। एवरेज ज्ञानी वाले बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ये एवरेज वाले जो हैं हर जगह पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट करते हैं। हमेशा यही रिजल्ट है दुनिया का। फर्स्ट सेकंड वाले जो भी आपके टॉप करते हैं वो लाइफ में उतना प्रोग्रेस नहीं करते जितना ये फोर्थ रोल नंबर, फिफ्थ रोल नंबर, ऐसे पोजीशंस वाले, एवरेज वाले करते हैं, क्योंकि इनमें रेजिलियंस होता है किसी चीज को करने का। तो जुपिटर बहुत बड़ा पावरफुल हो गया तो आपका मंगल का एनर्जी अपने आप कम हो जाता है। सूर्य बहुत पावरफुल हो गया तो शनि का एनर्जी कम हो जाता है। आप जो है छोटे ओहदे के लोगों को बहुत ज्यादा लाइक नहीं करोगे, उनके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करोगे, अपने आप को रॉयल समझोगे। शनि का पावर बहुत ज्यादा हो गया तो आप कर्मठ होगे, सारे कॉमन लोगों को अपने जैसा फील करोगे, आप में ईगो बहुत कम होगा, दूसरे के ईगो के लिए आप लड़ाई करोगे। ये चीजें चलता रहता है उल्टा उल्टा। अभी सेकंड में कौन एग्जल्टेड होता है? रिमेंबर, राहु और मून, है ना। मून जो है खाना पीना को रिप्रेजेंट करता है, राहु भी खाने पीने के लिए बेचारा दो हिस्से में डिवाइड हो गया है। थोड़ा सा अमृत पीने के लिए अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं होता तो स्वर्भानु होके घूमता, राहु केतु नहीं बनते, है ना। राहु यहाँ एग्जल्टेड होगा तो उसके ऑपोजिट में कौन एग्जल्टेड होगा? केतु। केतु। तू। राहु एक मायावी है तो इसीलिए राहु यहाँ भी एग्जल्टेड होता है ना। इधर केतु जो है जुपिटर के साइन में भी एग्जल्टेड माना जाता है ना। तो आपको ये ध्यान देना है। इधर सूर्य के घर में कोई भी एग्जल्टेड नहीं होता, क्योंकि राजा के घर में किसी और का हुकूमत चलेगा ही नहीं, तो ये ओपन आपका रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे मर्क्यूरी, कंपटीशन का लीडर है ये मर्क्यूरी, ठीक है। छठे हाउस, जितने शत्रु भी बनेंगे मर्क्यूरी के वजह से बनेंगे।
जितने कंपटीशन में आप जीतोगे मर्क्यूरी के वजह से जीतोगे। तो मर्क्यूरी का पावर युवावस्था का पावर है, जो मैंने बताया था 6 डिग्री से 12 डिग्री वाला। इसीलिए मर्क्यूरी किसी के साथ भी बैठता है उसके सारे गुण को अपना बना लेता है। कॉपी कैट जिसको कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं दूसरों को फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, मर्क्यूरी वही है प्लानिटरी सिस्टम में। ये राजा नहीं है, ये युवराज है ना। तो युवराज जो है अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि ये राजकाज संभाल ले, लेकिन इसके अंदर राजा का सारा गुण है। ये हमेशा राजा के पास ही रहते हैं, राजा कहीं पे भी रहे उनके इर्द गिर्द मर्क्यूरी रहेगा। कॉम्बस्ट में बाकी प्लानेट बहुत नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, मर्क्यूरी नहीं देता है, क्योंकि ये बुद्धि है और इंटेलिजेंस को कोई भी चीज जला नहीं सकता। ठीक है, इंटेलिजेंस सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। और फाइनली ये वीनस, किसी चीज को खर्च करना है, किसी चीज को एंजॉय करना है, तो सबसे पावरफुल प्लानेट इज वीनस। Venus. 11th में कोई भी एग्जल्टेड नहीं होता, ये एक नेगेटिव हाउस है ना। तो आपको ये ध्यान देना है। तो आप देखो सारे प्लैनेट्स यहाँ पे आ गए, सूर्य आ गया, जुपिटर आ गया, मंगल आ गया, शनि आ गया, केतु, राहु, मरकरी, वीनस। कोई बचा है वहां पे जो प्लैनेट का एक्जल्टेशन या डेबिलिटेशन नहीं लिखा हुआ है? यहाँ मून एक्जल्टेड है तो उसके ऑपोजिट में मून डेबिलिटेटेड है। तो आप समझ जाइए, केतु और मून साथ में रहेंगे तो मून हमेशा डेबिलिटेटेड ही होगा, है ना। वीनस और मरकरी साथ में रहेंगे तो एक एक्जल्टेड होगा, दूसरा डेबिलिटेटेड होगा। इसीलिए बहुत इंटेलिजेंट लोगों के पास बहुत अच्छा ब्रेन नहीं होता है, सॉरी, देखने के लिए सुंदर नहीं होते हैं। और बहुत सुंदर लोग जो हैं उनका ब्रेन थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ये एक जो है कॉमन एस्पेक्ट है, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शन, और दुनिया में एक्सेप्शन जो है उसको क्रिएट करने वाला ही भगवान है। तो इसको ध्यान देना है। कभी हर चीज को जो है ना कन्फर्म ट्रूथ नहीं समझना चाहिए। बार बार कहते हैं कि जो कुत्ता भौंकते हैं वो किसी को काटते नहीं है, लेकिन ये जो प्रोवर्ब है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ये कुत्तों को पता नहीं है ना, दे डोंट नो इट, ये हमने बनाया है, तो काट भी सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ लॉजिक जो है बनाया जाता है चीजों को आसान करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप दूसरे दूसरे लेयर पे मूव करते हैं तो फिर आपको ये प्लानिटरी एनर्जी समझना चाहिए। जैसे मानिए किसी का राहु सेकंड हाउस में आ गया, तो हम कहेंगे कि राहु अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि वो सेकंड हाउस में, लेकिन ये एक ही एस्पेक्ट है। राहु सेकंड में आ गया लेकिन राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि है, तो राहु क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि भी है और साथ में पता चला सिक्स्थ लॉर्ड भी राहु के साथ आके जुड़ गया है, एट्थ लॉर्ड भी आके जुड़ गया है। तो जितने नेगेटिव चीजें आप देखोगे उतना ही उस हाउसेस का एनर्जी इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीजों को एक बार देख लिए हैं, जैसे मानिए कोई पर्टिकुलर चीज है उसको किसी दूसरे चीज से मिला देने से उसका नेचर खराब हो जाता है, तो उसका प्रोटेक्शन क्या होगा। मानिए मैं दो चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ, ए और बी, है ना, ए और बी। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ए का नेचर खराब हो जाता है, तो प्रोटेक्शन कैसे करोगे, बी को अलग ही रखोगे, इजेंट इट। तो कई लोग रेमेडी आपको पूछते हैं, जैसे जुपिटर है, आपका जुपिटर अच्छा रिजल्ट दे रहा था लेकिन अभी जुपिटर राहु के साथ आ गया तो जुपिटर गुरु चांडाल योग बनाएगा। तो जुपिटर को खराब कौन कर रहा है, राहु। Rahu. तो रिमेडी किसका करना चाहिए, राहु का रिमेडी करना चाहिए। ठीक है, यही लॉजिक लगा लोगे तो आप रिमेडी भी लोगों को बता दोगे। किसी को डिप्रेशन है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, मून। मून कमजोर है ना, तभी डिप्रेशन आ रहा है। तो फिर आप देखोगे कि उसके साथ इनको इन्फ्लुएंस करने वाले प्लैनेट्स कौन है, कौन ऐसा है जो मून के साथ मिलके उसको खराब कर रहा है। आपने देखा सैटर्न। मून के साथ केतु बैठा हुआ है, मून के साथ सैटर्न बैठा हुआ है, मून के साथ राहु बैठा हुआ है, तो आपको पता चल गया आप डिप्रेशन का कारण कौन है ना। मून कमजोर है लेकिन उसको और कमजोर करने वाले जो प्लानेट है उनको पता कर लिए। तो रिमेडी किसका करोगे आप, मून का नहीं करोगे, किसका करोगे, कमजोर करने वालों राहु का। जो केतु उसको सैटर्न। कमजोर कर रहा है। बहुत ही बढ़िया। जब भी आपको कोई रिमेडीज पता नहीं चला तो ये एस्ट्रोलॉजी भी जो है बेसिकली एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, शक्ति, है ना, एनर्जी। तो जब भी आपको कभी रिमेडी पता ना चले तो ये फिफ्थ हाउस जो है हर चीज का रिमेडी है। ये सिक्स्थ हाउस जो है सारा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम को खत्म करने वाला हाउस उससे ट्वेल्थ कौन सा है, फिफ्थ Fifth हाउस। house. तो फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो फॉर मंत्रा।
है ना। तो इसीलिए सारे ट्रबल का एक ही इलाज है, फिफ्थ हाउस। तो आप जो प्लानेट कमजोर कर रहा है उसका किसी भी तरीके का मंत्र जो है आप करिए। मंत्र में हमेशा वो शक्ति होता है जो पॉजिटिव को और पॉजिटिव बनाता है और नेगेटिव को लेस नेगेटिव बनाता है। ठीक है, आंखें बंद करके आप कर सकते हैं। और जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं उनके लिए जो आपके डेटीज हैं उनको भी हम याद करेंगे। लेकिन कुछ डेटीज तो सभी को बताते हैं, जैसे चंद्रमा के लिए। चंद्रमा के लिए हम क्या करते हैं, किनका पूजा करते हैं? शिव जी। शिव। शिव जी का पूजा करते हैं। चंद्रमा मातृशक्ति को रिप्रेजेंट करता है, तो चंद्रमा के लिए आप माँ दुर्गा जी का भी पूजा कर सकते हो। ऐसे ही बुध, बुध जो है सरस्वती माँ की पूजा करने से बुध का नेगेटिव असर कम हो जाता है। शुक्र माँ लक्ष्मी जी के पूजा करने से उनका नेगेटिव असर कम हो जाता है, लेकिन वो पूजा से ज्यादा आपके गृह लक्ष्मी का पूजा होना चाहिए। ठीक है, अपने स्पाउस को अच्छा रेस्पेक्ट करोगे तो आपको पूजा करने का नौबत ही नहीं आएगा, यू विल बी ऑलवेज हैप्पी। उसके बाद जैसे आपका केतु है, केतु के लिए भी कहते हैं गणेश जी गणेश का जी। पूजा करिए। नहीं तो आप जो है देवी में माँ छिन्नमस्ता हैं उनका भी पूजा कर सकते हैं। नरसिंह जी का भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जो भी देवता या देवी उनका अगर मस्तक कभी उनके शरीर से अलग किया गया है, अगर आपने कोई स्टोरी पढ़ा है, कोई चीज जानते हैं, तो वही आपको केतु और राहु के प्रभाव को कम करने के लिए और अच्छा करने के लिए उनका पूजा किया जा सकता है। राहु के लिए भी आपको जो है सरस्वती जी का पूजा करना चाहिए। राहु के लिए आप जो है माँ दुर्गा का भी पूजा कर सकते हैं। जुपिटर ज्ञान है, तो इसीलिए जुपिटर का मतलब है कि आप जो है कभी भी जरूरत हुआ तो जुपिटर में ज्ञान के जो देवता हैं, अब गणेश जी का भी पूजा कर सकते हैं जुपिटर के लिए। उसके बाद विष्णु जी का भी पूजा कर सकते हैं। और जुपिटर के साथ सूर्य रिलेटेड है, क्योंकि ये नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है और ये फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है। तो सूर्य का भी पूजा करने से जुपिटर का बेनिफिट आपको मिलता है, क्योंकि पिता जो है सबसे पहला गुरु है और सूर्य जो है आपका गुरु है ना। ऐसे ही माता सबसे पहला गुरु है, तो माँ का सेवा करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर एक्जल्टेड होता है फोर्थ हाउस में। आप अगर कोई हायर स्टडीज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जॉब नहीं मिल रहा है और जुपिटर चंद्रमा के हाउस में सबसे पावरफुल होता है, तो आप चंद्रमा का रिमेडी करेंगे तो जुपिटर अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो जो प्लैनेट जहां एग्जल्टेड होते हैं उनके पावर को पाने के लिए उस हाउस से रिलेटेड रिमेडीज आपको करना चाहिए। जैसे मानिए आपको सूर्य का रिमेडी करना है, सूर्य चाहे कहीं पे भी बैठे हैं, सूर्य कौन से हाउस में एग्जल्टेड होते हैं? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस का रेमेडी आपको करना चाहिए। और सूर्य का साइन जहाँ पे पड़ा है, ये एक नंबर साइन जहाँ पे पड़ा है, उस हाउस से रिलेटेड आप रेमेडी करेंगे तो आपको अच्छा होगा। जैसे मानिए ये किसी के फिफ्थ साइन में है या नाइन्थ साइन में है ना, या फर्स्ट साइन में है, तो आप इनके रेमेडी जो भी करेंगे ना वो आपको अच्छा फल देगा। 1, 5 और 9 में कोई भी प्लानेट होगा उसके स्टोन आप पहन सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर सूर्य का साइन वहां पे फॉल करा है एग्जल्टेशन का, तो आपको सूर्य का रिजल्ट मिलेगा। जहां पे कोई त्रिक भाव में कोई पढ़ रहा है, जैसे 6, 8 और 12 में, तो ऐसे में मंत्र उच्चारण ही सबसे बढ़िया तरीका होता है। इसमें आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है किसी भी तरीके का पेंडेंट या किसी तरीके का स्टोन पहन के कि देखते हैं क्या होता है। ठीक है, उसमें आपको हमेशा मंत्र का सहारा लेना चाहिए। जो भी प्लानेट हाउस के वजह से खराब हो रहा है, यानी मानिए आपके जुपिटर के साथ छठा लॉर्ड आके बैठ गया, हेल्थ इश्यूज आपको हो रहा है, शत्रु से परेशान हो रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, उस छठे लॉर्ड का ही रिमेडी करना चाहिए। जिसका इफेक्ट कम हो रहा है उसका कारण ढूंढना है आप, कौन उस इफेक्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, है ना। कर्ज में आप फंस गए हो तो कर्ज कहाँ से देखते हैं? सिक्स सिक्स हाउस। 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 तो पता चला यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, या यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, या शनि बैठा हुआ है, यही अपने दशा अंतर्दशा में इसकी स्थिति को और खराब कर रहे हैं। हमेशा अपने एक्सपीरियंस को अपना गुरु बनाइए ना। जुपिटर जो है एक्सपीरियंस होता है, तो आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटे हैं वो एक्सपीरियंस ही आपको बताएगा कि आपको क्या रिमेडी करना चाहिए। आपको पता चल गया कि मंगल के वजह से मेरा इश्यूज हो रहा है, कैसे होगा? छोटे भाई के साथ किसी तरीके का डिस्प्यूट होगा, छोटे भाई से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, बिना बात के झगड़ा आर्गुमेंट्स आप कर रहे हैं, तो मंगल खराब है। उस मंगल के लिए आपको रिमेडी करना है। तो मंगल का रिमेडी फिर क्या होगा? मंगल के लिए कार्तिकेय जी का पूजा करते हैं, मंगल के लिए हनुमान जी का पूजा करते हैं, मंगलवार को फास्ट करते हैं,
जिस नेचर के वजह से आपका झगड़ा हो रहा है उस नेचर को कंट्रोल किया जाता है। केतु है तो आपको जो है साइलेंट रहना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। कब करना चाहिए? केतु इज आइसोलेशन। ऐसे नहीं कि दिन के उजाले में गुफा में बैठ के पूरे कैमरा के सामने आप जो है पूजा कर रहे हो या दिखावा कर रहे हो। आपको केतु का मतलब है अंधेरे में, अकेले में, रात को, या जो है बहुत ही सुबह उठ के आपको करना चाहिए मेडिटेशन। हर प्लानेट का टाइमिंग होता है, उस टाइम में उसके एनर्जी को बड़े आराम से आप प्रोक्योर कर पाओगे। शनि का टाइमिंग इवनिंग का होता है, सूर्य का टाइमिंग दिन का होता है, बुध दिन में और शाम में हर जगह बली होता है। जुपिटर का टाइम आप देख सकते हो, जो जहाँ पे एग्जल्टेड है वहां से टाइम पता चल जाएगा। मैं एक बार आपको बताता हूँ, उसको भी आप ध्यान दीजिए कौन से टाइम में आपको क्या करना है। जहां पे भी आपका सूर्य है उसी के अकॉर्डिंग उस हाउस से जो है टाइमिंग आप पता कर सकते हैं। जैसे ये शनि है ना, शनि यहाँ पे एग्जल्टेड होता है और सूर्य जो है शुरू यहाँ से करते हैं डे का, तो 6 से 8 इसका करोगे आप रेमेडी, सूर्य। सूर्य की। सूर्य का, है ना। 8 से 10 किसका रेमेडी करोगे? ये टाइम बढ़ता जाएगा, है ना। ये हाउस में कौन एग्जल्टेड होता है? वीनस वीनस। एग्जल्टेड होता है। इसी के अकॉर्डिंग ये शाम का समय है ना, शनि। तो शनि के सूर्यास्त। लिए माँ भद्रकाली का पूजा करना चाहिए, है ना, माँ भद्रकाली। उसके बाद जो है भैरव बाबा का भी पूजा किया जाता है। बहुत सारे डेटी हैं, पूजा करने के लिए कर सकते हो, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कर्मों के ऊपर, है ना। पूजा भी एक कर्म है, लेकिन उससे पहले जो रियल कर्म है ना उसको करना चाहिए। शनि जिस भी हाउस पे है उस हाउस का रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए। शनि मानिए 4th हाउस में है, किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे आप? मदर। मदर का। मदर का, मदरलैंड का, है ना। आप थोड़ा ऊंचा विचार भी रखें, अपने जन्म स्थान का केयर करना चाहिए। आपका अगर आर्थिक स्थिति सही है तो किसी तरीके का हेल्प आप वहां पे करिए। शनि का जो कॉमन लोग हैं उनको कोई प्रोजेक्ट वगैरह में शामिल कराइए, पानी का व्यवस्था करिए, एजुकेशन उनका बढ़ाइए, अगर आप उतना ज्यादा पावरफुल है तो ये हो गया 4th हाउस का रिमेडी। केतु जिस भी हाउस में होता है उस हाउस से रिलेटेड सेवा करना चाहिए, ठीक है। सेवा क्या होता है? निस्वार्थ सेवा, जहां पे आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए उसको सेवा कहते हैं। केतु 6th हाउस में है तो बीमार लोगों का सेवा करना, अपने मामा का सेवा करना, और जो भी कंपटीशन में कोई है उसको किसी तरीके से हेल्प करना। ये मेडिकल साइंस को भी बताता है, तो हॉस्पिटल में सेवा करना, यहाँ पे भी एनोनिमस सेवा करना। इधर है फादर का सेवा करो, माँ का सेवा करो, अपने रिश्तेदारों का सेवा करो, अपना खुद का सेवा करो। कई बार होता है सर्विस टू वन सेल्फ इज सर्विस टू गॉड। क्या सर्विस करोगे अपने लिए? आपका जो नेचर है उस नेचर को ठीक करना भी एक बहुत बड़ा सेवा है ना। केतु 1st हाउस में रहेगा तो यूजुअली ऐसे लोग अपने ध्यान को कंसंट्रेट कर नहीं पाते हैं, इधर उधर भागना घूमना इनका जो है नेचर में आ जाता है। कोई भी चीज को सीरियसली सोचते नहीं है क्योंकि सोचने के लिए केतु के पास ब्रेन नहीं है। तो आपको मेडिटेशन करके केतु को ठीक करना है। केतु का जो अधिष्ठाता देवता हैं, गण देवता, गणपति महाराज का पूजा करना है। घर में कुछ जो है गमले वगैरह में पौधे लगाना है, और उसमें जैसे चूहा मिट्टी को ऊपर नीचे करता है, आपको थोड़ा देर वो काम करना चाहिए। केतु का रिमेडी है। कहीं पे लिखा होगा केतु जो है मछलियों को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको मछलियों को दाना देना है। चिड़ियों को जो है ग्रीन मूंग देना है बुध के लिए, है ना। गुरु के लिए खराब है तो येलो चीज का दाना दान करना चाहिए, जैसे बेसन के लड्डू हो गया, केला हो गया। सारे लॉजिक जो है कुछ ना कुछ आपको बताते हैं। कलर के साथ लॉजिक रिलेटेड है, रिलेशनशिप के साथ लॉजिक रिलेटेड है, और आपके कर्मों के साथ लॉजिक रिलेटेड है। तो इसीलिए रिमेडी करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन जब आप बिलीफ के साथ उसको करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से मिलता है। ये प्लानेट का रिमेडी जैसे भी हो करना चाहिए। मृतावस्था, है ना, आईसीयू में है प्लानेट। ह्यूज वाली जो डेबिलिटेटेड प्लानेट होते हैं उनका अवस्था ऐसा होता है, या कोई भी ऐसा प्लानेट जिसको बहुत सारे शत्रु जो है लपेट लिए हैं अपने जो है कंट्रोल में रखे हुए हैं, ऐसे प्लानेट का रिमेडी डेफिनेटली करना चाहिए। उसके बाद कई बार प्लानेटरी वार होता है ना। तो वार में हमेशा आपको याद रखना है जो ऊपर डिग्री का प्लानेट होता है ना वो जीतता है। जैसे मानो कहीं पे एक जगह पे 26 डिग्री का प्लानेट है और 24 डिग्री का प्लानेट है, तो जीतेगा कौन? 26 डिग्री पर। तो इसीलिए किसका रिमेडी करना चाहिए?
जो खराब फल देगा, हारने वाला प्लानेट का रिमेडी करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रिमेडीज आपको मिल जाएंगे, और साथ में कोई भी हाउस का रिजल्ट आप आराम से बता सकते हो, आपको दिख जाएगा। आप अपने ही कुंडली में चेक करेंगे तो आप ये बता सकते हैं। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, आपको एक जगन्नाथ होरा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ये सारे क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं ना, उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, यानी आपको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। आप सीधा जाओगे और वहां से दो चीजें देख के जान लोगे कि कौन सा प्लानेट आपके लिए अच्छा है और कौन सा प्लानेट खराब है। तो पहले जाइए, चार्ट इनपुट करने के बाद स्ट्रेंथ पे जाइए, है ना। स्ट्रेंथ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सडवल। सडवल में आपको पता चल जाएगा कौन से प्लानेट का स्ट्रेंथ ज्यादा है। ऐसे ही ईस्ट फल से पता चल जाएगा कौन से प्लानेट आपको अच्छा रिजल्ट देगा और कौन से आपको खराब रिजल्ट देगा। तो देखो, यहाँ पे एक 4 पॉइंट का है प्लानेट, जी, वीनस। सबसे खराब रिजल्ट देगा। ठीक है, 5 पॉइंट का सूर्य खराब फल देगा। यहाँ पे उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो इसका रिमेडी करना चाहिए। यानी ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव प्लानेट है, बात समझ रहे हैं। ईस्ट फल से पता चलेगा। ईस्ट फल दोनों मिला के 60 पॉइंट का होता है। तो अगर आपने कम पॉइंट पाए हैं ईस्ट फल का, तो कॉस्ट फल उसका अपोजिट होता है। यानी विनस का कॉस्ट फल कितना होगा, 56। ठीक। ये सबसे आसान तरीका। इष्ट का मतलब भगवान, भगवान ने आपके लिए जो फल दिए हैं, यहां से पता चलेगा। तो 60 के जितने पास होंगे उतने अच्छे। ऐसे ही ये बिनसोपाक बल है, यहां से भी प्लानेट के बारे में पता चलेगा, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लानेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो भी 20 के आसपास हैं वो बहुत ही उच्च फल आपको देंगे। ऐसे प्लानेट का एनर्जी को यूज करना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो, मंगल का जो है एनर्जी है, विंशोपाक बल इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे मंगल सिर्फ 11 पॉइंट दिया हुआ है, तो वो कष्ट फल दे रहा है। तो मंगल को जैसे ही आप रिमेडी में करोगे, तो आप बहुत जल्दी मंगल का स्ट्रेंथ का बेनिफिट पा सकते हैं। इन दोनों बल को आपको यूज करना है। ये बल का जो टेबल दिया हुआ है, इसको समझना है, लेकिन पूरा फोकस इष्ट फल पे रखिए। जो भी प्लानेट आपको बहुत ज्यादा पॉइंट दे रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए जुपिटर का कितना पॉइंट है, 57 पॉइंट 56। है। ये सबसे बढ़िया प्लानेट है। तो ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहिए, गुरु वाला रोल प्ले करना चाहिए, कंसल्टेशन देना चाहिए, अपना ज्ञान को अपडेट करना चाहिए। तो सारे प्लानेट से रिलेटेड जो भी काम है, उसका भी लिस्ट मैं कल जो है क्लास कर रहा हूँ, 1-2 दिन में मैं शेयर करूंगा। ठीक है, लेकिन इसको आपको देखना आना चाहिए। ये जो बल का टेबल है, ये आपके लिए आई ओपनर है। बड़े आराम से ना आप बहुत सारे चीजों को बता सकते हो कि हाँ जी, ये प्लानेट आपको बड़े आराम से रिजल्ट देगा, इसके दशा में आपका फायदा होगा। जैसे मानिए यहाँ पे वीनस का अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आ गया, केयरफुल होना है। वीनस सूर्य का आ गया, बहुत ही डिफिकल्ट रिजल्ट होगा, ये देखते ही पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप जगन्नाथ होरा में स्ट्रेंथ देखना शुरू कर दीजिए। यहाँ से अगर ये सारे खराब रिजल्ट दे रहे हैं, तो प्लैनेट्स बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे देखिए, मरकरी है, सड़बल में बहुत ही कम स्ट्रेंथ है। यहाँ पे भी 22 पॉइंट है, 50 से बहुत कम है, तो ये आपको एवरेज खराब रिजल्ट देगा। ये 4 पॉइंट है, और यहाँ पे देखिए ये 100 ही है, तो इसका मतलब है ये बहुत ही खराब रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। शनि जो है 30 के आसपास है, यहाँ पे 94 है, यहाँ पे 11 है, तो 10 इसका एवरेज बल है, यहाँ पे 20 टोटल बल होता है। ठीक है, तो आप 2.5-2.5 मार्क में इसको डिवाइड कर दीजिए। किसी के भी चार्ट में आपने देख लिया 0 से 2.5 या 2.5 से 5 है, तो वो मृत अवस्था में रहने वाला प्लानेट है, डेबिलिटेटेड प्लानेट है। ठीक है, उसका रिमेडी जरूर करना है, नहीं तो वो आपको बहुत नुकसान देगा। तो पॉजिटिव प्लैनेट्स पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, और नेगेटिव प्लैनेट्स कुछ रिजल्ट नहीं देते हैं, जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, वो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। ठीक है, जैसे मानिए 4th हाउस में 2 पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, तो आपको गाड़ी भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, और आपको घर में शांति भी मिलेगा। लेकिन 4th हाउस में 2 नेगेटिव प्लैनेट्स हैं जिनका स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल होगा, गाड़ी और वाहन का सुख आपको ढंग से मिलेगा नहीं, और घर से दूर रहोगे तभी जाके आपको किसी तरीके का तृप्ति मिलेगा। ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए शनि जब भी 4th हाउस में होता है, लोगों को घर का खुशी नहीं मिलता। 4th हाउस का शनि जो है उनको जन्म स्थान से दूर ले जाता है। ये सारे चीजें हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान देना ही देना है। जगन्नाथ होरा का यूज सीख जाइए। सड़बल, इष्ट फल, ये जी। भगवान का दिया हुआ फल है। इससे अब कई लोगों का बहुत आराम से जो है
प्रेडिक्शन कर सकते हैं। किसी का दशा देख के आप बता सकते हैं कौन से दशा अंतर्दशा उसके लिए खराब होगा। तो आपको पता है मंगल का दशा खराब होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है? लड़ाई झगड़े। लड़ाई झगड़े, लिटिगेशन होता है, भाई के साथ किसी तरीके का प्रॉब्लम होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगा, और यहाँ तक कि आपको किसी तरीके का चोट भी लगने का चांसेस होता है। वीनस के खराब होने से क्या रिजल्ट आता है? स्पाउस के साथ लड़ाई, स्पाउस के साथ रिलेशंस में दरार। हाँ, कोई भी रिलेशनशिप आपके बहुत ज्यादा देर टिकेगा नहीं, बदलता रहेगा। बहुत जल्दी जल्दी लोग आपके जीवन में आएंगे और छोड़ के चले जाएंगे। आपको कोई विश्वास ही नहीं करेगा, है ना। आपके मन में हमेशा अशांति रहेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कम रहेगा। वीनस खराब होता है तो ऐसे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। शनि खराब है तो कर्म में हर तरीके का प्रॉब्लम, प्रोफेशन में यूजुअली देखा जाएगा। चंद्रमा खराब है तो आपका मन हमेशा खराब रहेगा, अच्छा खाने के लिए नहीं मिलेगा, आपको किसी तरीके का पैसे का प्रॉब्लम होगा, प्रॉपर्टी बहुत हो सकता है लेकिन हाथ में रनिंग कैश रहेगा नहीं। सूर्य खराब है तो ऐसे लोग बार बार अपमानित होते हैं, गवर्नमेंट की ओर से नोटिस आ जाता है, गवर्नमेंट की ओर से प्रॉब्लम आता है, पुलिस केसेस वगैरह बनता है। जो आपके बॉस वगैरह होते हैं वो बिना बात के आपके लाइफ में दिक्कत लाते रहते हैं। सिंपल है, आप उस इंसान को भी पूछोगे और इधर आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप, इट इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स, आप पूछ सकते हैं कुछ पूछना है तो। सर अगर कोई बगैर चार्ट देख के वैसे मंत्र हाँ, उच्चारण करता हो तो ठीक है ये? देखिए आज के डेट में आपका जो साइंस का युग है ना, हाँ मंत्र जी। वगैरह का तो सोर्सेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बगैर हाँ चार्ट जी। देखने का कोई मतलब नहीं है। कोई मोबाइल में आप सुन लीजिए, यूजुअली आपको पता चल जाएगा जो ऑथेंटिक सोर्सेस होते हैं ना मंत्र उच्चारण का। यूजुअली संस्कृत का जहाँ पे पठन पाठन ज्यादा होता है वहाँ पे मंत्र का उच्चारण अलग तरीके से होता है। खास करके आप देखना साउथ इंडियन जो भी वीडियोज वगैरह होता है ना, उसमें हाँ ऑथेंटिक जी। तरीके से उच्चारण होते हैं। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि नॉर्थ इंडियन वाले नहीं करते हैं, लेकिन यूजुअली उनके जो लैंग्वेज है वो संस्कृत के साथ बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। ठीक है, तो हाँ जी। इसीलिए आप वो सोर्सेस को देखिए और वहां से आपको पता चल जाएगा कि उसका उच्चारण कैसा है। उसके बाद जो है उसको आप देखिए कि राइटिंग में क्या लिखा हुआ है और उसको मैच कराइए। ठीक है, क्योंकि आप देखिए अच्छा एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है उसका मर्क्यूरी अच्छा होना, और मर्क्यूरी ही वाणी का कारक प्लानेट है। तो जिसको उच्चारण ही ढंग से नहीं आता, जो बोल नहीं पाता है, उसके लिए भी रिमेडी है, लेकिन वो उतना पावरफुल रिमेडी नहीं है। उसका गलती करने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए सबसे बढ़िया तरीका है, मंत्र का मतलब मन ही मन उच्चारण करना, है ना। तो आप कान में ईयरफोन लगा लीजिए, भगवान के सामने बैठिए, जिस भी मंत्र को करना है उसके टाइम पे करिए। जैसे बुद्ध का मंत्र कर रहे हैं तो बुद्ध का टाइमिंग को नोट करिए, उसके बाद जो है बुद्ध का तिथि कौन सा है देखिए, और उसके बाद जो है बुधवार के दिन आप करिए, आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। सर जो गाने की फॉर्म में है, जैसे ये निर्वाण षटकम है, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र है, जो अच्छे अच्छे से गाए हुए हैं, ये हम्म। हम गा सकते हैं और सुन सकते हैं? मैम कोई भी उसमें पाबंदी नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ माँ का जो भी मंत्र वगैरह है ना, उसमें गलती हम्म। भी माफ होता है ना। क्योंकि माँ के ठीक लिए है एक सर। मंत्र है, न जानामि ध्यानम न जानामि तंत्रम न जानामि स्तोत्रम। तो इसका मतलब ये है कि मैं कुछ नहीं जानती जानती या जानता हूँ माँ, और जो भी मैं गा रहा हूँ मैं सिर्फ भक्ति से ही गा रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है, जब आप कंप्लीट सरेंडर कर देते हो किसी भी पावर पे, फिर आपका गलती नहीं देखा जाता है ना। छोटे ठीक है बच्चे सर। जो होते हैं वो माँ की गोदी में जो है पी भी कर देते हैं, है ना। ठीक है। तो आप लोग भी वही हो भगवान के सामने, इतना हम्म। श्रद्धा हो जाए तो उसके बाद भगवान अपने आप सारे चीजों को सही हम्म। करा देते हैं। ठीक है। ठीक है सर। एनीबॉडी सर एल्स हु वांट टू आस्क एनीथिंग? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार।